रही हूँ, एकदम क्लियर साउंड है सर। थैंक यू सो मच मैम कि आपने शॉर्ट नोटिस पर भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं आप सर सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर के अंदर खुद को प्रैक्टिस के फील्ड में इस्टेब्लिश करना, सेटल्ड करना, है ना, और एक तरीके से लिटिगेशन के मैटर्स को डील आउट करना। और इतना ही नहीं, मतलब देखो जो कहते हैं ना कि बीइंग अ फीमेल प्रैक्टिसिंग कई सारी प्रॉब्लम्स होती ये होती वगैरह, तो आज वो बहुत कुछ भ्रम जो है वो आज दूर होने वाला है। रितु मैम, दिल से पूरे हमारे एडवोकेसी गाइडेंस के सारे कैंडिडेट्स की तरफ से आपका स्वागत इस सेशन के अंदर। रितु मैम, कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आपने प्रैक्टिस कौन से ईयर में स्टार्ट किया था मैम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस लायक समझा कि हम आपका साथ दे सकें। इन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हैं और जिनको गाइडेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। और आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मैंने वकालत शुरू कब की सर। हम्म। मैंने 2012 में सर वकालत स्टार्ट की। और 12 से 15 का मैं बैच रही। और वकालत में आने से पहले सर मैंने जूनियरशिप ज्वाइन की। कोर्ट में गई थी अपने ही किसी मैटर की वजह से। और अपने मैटर भी ऐसे ही थे कि सर छोटे मोटे गली मोहल्ले में जो डिस्टरबेंस रहती लड़कियों के साथ, जो हम्म। टीजिंग वगैरह होती है, ऐसा माहौल मेरे साथ हुआ था। तो उस केस को लेके मैं कोर्ट में पहुंची थी। और जिनके पास गई लीगल एड काउंसलर थे वो भी, और सीनियर काउंसलर रहे वो मेरे। और उन्होंने मुझे काउंसलिंग की बात करते करते जब इतना मुझे ऐसा लगा कि एक एडवोकेट इतना कुछ कैसे जानता है, सिर्फ चेहरे को देख के। और कंप्लेंट नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, उन्होंने सारा ऐसा बता दिया जैसे मेरा भविष्य जानते हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं भी लॉ करना चाहती हूँ और इस फील्ड में उतरना चाहती हूँ। देन ही एडवाइज मी दैट आप ऐसा करिए, आप डायरी लेके आइए और ज्वाइन कीजिए। फिर उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरवाया और मैंने वकालत स्टार्ट की सर। ये बात 2012 की है ना? उस समय सर आपने एलएलबी वगैरह कंप्लीट भी नहीं किया था? नहीं सर, 2012 में सर। तो अपने उस मैटर को लेकर जब आप वकील के साथ में डिस्कशन कर रहे थे, तो जी दैट टाइम आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए कि यार ये तो ठीक पेशा है, ये अच्छा प्रोफेशन है, मतलब इतना कोई कोई हाँ कैसे जान सकता है। अच्छा, आप सब बिल्कुल सर। आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस की, जैसे मैम से मैंने सवाल तो ये पूछा कि आपने कौन सी ईयर में स्टार्ट किया, लेकिन मैम उस सवाल पे डायरेक्टली नहीं आए, है ना। पहले इन्होंने उस चीज को कंप्लीट किया जो कि एक गैप रह गया था, है ना। तो उसको कंप्लीट करने के बाद में और फिर भी उस सवाल को नहीं भूले। ये भी एक एडवोकेट का सबसे पहला हमारा गुण होना चाहिए कि सामने वाले ने जो पूछा है उसका जवाब तो अपन देंगे, लेकिन उससे पहले जो गैप रह गया उसको फिल करना, और फिर एंड में आते आते उनके मुद्दे को ऑब्जर्व करना। तो देखो आप, है ना, मैम से जो सुनने वाले उससे तो सीखना ही सीखना, मैम जिस तरीके से रिएक्ट करने वाले ये भी आपके लिए बहुत जानने लायक चीज है। तो ये तो सर बात 2012 की हुई है तुझी। 20 सर, सर आपने इस तरीके से एंट्री की तो 2015 में आपका एडवोकेसी कंप्लीट हो गया, कहना चाहिए था। जी बिल्कुल सर। और इन 2015 में मैंने एनरोल करवा लिया, 4 हम्म, अगस्त 2015 का मेरा एनरोलमेंट है। और और ये 3 साल जो आपने एलएलबी किया था, तो उसके साथ साथ आप कोर्ट विजिट वगैरह भी करते रहते जैसा आपने हाँ बताया। सर बिल्कुल, मैंने सर पहले इंटर्नशिप ही स्टार्ट की थी। हमारे जो लीगल एड काउंसिल हम्म। थे, उन्होंने मुझे फाइलें पकड़ाई और हम उनकी फाइलें लेके चलते थे। जहां जहां एविडेंस होती थी उनकी, डेली उनके 32-35 मैटर होते थे। तो हम्म। हम उनकी फाइलें, जहां जहां गवाही पे मैटर लगे होते थे, वहां फाइलें पहले कोर्ट में पहुंचा दिया करते थे कि आज यहाँ सर एविडेंस कराएंगे, यहाँ एविडेंस होगी। चाहे वो मर्डर केस है, रेप केस है, पॉक्सो है, इस तरह के मैटर जो भी होते थे हम फाइलें पहुंचा दिया करते थे। और मेरा जो मेन मकसद रहता था, क्योंकि वो लीगल एड से थे तो उनके पास नंबर ऑफ मैटर ज्यादा थे। इस वजह से मैं जितने भी लोगों को वो बेल नहीं दिला पा, मतलब बेल के लगाने के लिए समय नहीं होता था, तो मैं बेल एप्लीकेशंस लगाने में इंटरेस्टेड होती थी ज्यादा। मैक्सिमम बेल मैंने सर से मतलब रिक्वेस्ट की कि सर मैं बेल लगाया करूं क्या। सर कहते जिसका भी देखो उसकी बेल लगा दो। कोई 3 साल से कस्टडी में, कोई 4 साल से है, कोई कितने भी टाइम से, आप बेल लगाओ। और बेल लगाते जाओ, धीरे धीरे आर्ग्यू किया और बेल पे बेल ली सर मैंने, और उनकी गाइडेंस में ली। तो मैडम, और यहाँ पे एक चीज समझना चाह रहा हूँ मैं। 2012 के अंदर जो आप वाला कंसर्न था, जो भी ईव टीजिंग का जो भी कंसर्न था, जी सर। तो उस समय आप लीगल एड से मिले थे, राइट? जी सर। और ये वही पर्सन है जिनके अंडर में आपने इंटर्नशिप या हाँ जी इनिशियल, सर। करेक्ट? उनका उनका नाम भी बताना चाहूंगी सर, श्री प्लीज प्लीज। लाल सिंह गौतम जी हैं। और हाँ। उनका चैम्बर नंबर 811 है द्वारका कोर्ट में। और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखाया। सबसे पहले मैंने क्लर्क का काम शुरू किया सर उनके साथ।
हम्म। क्लर्केट देखी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं कहता आप सीधा आर्ग्यू करो या सीधा बेल मैटर्स पे फोकस करो। आपको उनकी पुरानी फाइलों की मिट्टी धूल साफ करनी आनी चाहिए। तो उन्होंने जो सिखाया मैंने वो किया। मैंने उनकी टेबल्स साफ की, पानी रखा उनके लिए सुबह, और उनकी सारी फाइल्स को असेंबल किया। धीरे धीरे क्लर्क वाला काम सीखा, सर्टिफाइड कॉपी भरनी सीखी, उनके बिल्स बनाए। जो लीगल एड में सालों से उनके पैसे पेंडिंग थे, उनके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल बिलिंग का, तो मैंने वो काम किए। वो जो मुझे देते गए काम, रजिस्टर बनाए, मेंटेन किए। और धीरे धीरे सारी चीजें बाइफरकेट करी, कितने सिविल मैटर्स हैं, कितने क्रिमिनल मैटर्स हैं, कितने बेल मैटर्स पेंडिंग है, कितनों में गवाही हो चुकी है या कितनों में बेल हो चुकी है, कितनों में चार्जशीट आ गई है। ये सब धीरे धीरे सर ने मुझे सिखाया, और जैसे जैसे वो बताते गए हम करते गए। और बहुत अच्छे तरीके से क्लर्क का काम सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है सर। इनिशियल स्टेज पे आप जाते ही सीधा फाइल पढ़ने लग जाओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। आपको पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, और वही मैंने किया सर। ओके। जी कुछ सर। स्टूडेंट वीडियो देखते देखते इधर भटक रहे हैं, है ना? अभी भटकना नहीं है, पूरा फोकस बना के रखो। क्रांति जी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। नाउ सी मैम, आपने जो ये बात बताया कि लीगल एड से आपने इनिशियली वो ज्वाइन किया था मामला, और एक एडवोकेट को, एक यंग एडवोकेट को शुरुआती स्टेज में पहले अच्छा क्लर्क बनना जरूरी है अपने बिल्कुल सीनियर का, सर। ताकि वो जो फॉर्मेलिटी वाली जो प्रोसेस है, फॉर्मल जो वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो मामला हो गया वो हो गया। आपने बताया कि आपने अपने सीनियर की टेबल पे पानी का ग्लास भी रखा करते थे, उनके बिल्कुल। कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी फाइल जो है वो भी आप कोर्ट फाइल्स। करते थे। तो बिल्कुल। ये कहीं कहीं हमको क्या एक ट्रस्ट जीतने के लिए करना होता है, या फिर ये साबित करने के लिए चाहिए कि भाई सीनियर को लगे कि जूनियर डेडिकेटेड है? मतलब आपका इन चीजों के पीछे कुछ ऐसा इंटेंशन रहा था या कोई चीज मैम? सर मैं इस चीज को इस तरह समझाना चाहूंगी कि जो ये हम्म। वकालत का फील्ड है, ये एक हाँ। गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है। अगर आज हम गुरु की सेवा करेंगे, उनका इज्जत, उनकी मान सम्मान करेंगे, उनका काम उनसे सीखने के लिए उनके बिल्कुल डेडिकेट होके करेंगे, तो कल को हम अच्छे गुरु बनेंगे और हम हमें अच्छे शिष्य मिलेंगे। तो ये इस परंपरा को कायम करने के लिए हमें अच्छा शिष्य बनना होगा, तभी हमें अच्छे गुरु मिलेंगे और अच्छा मैम, उनकी सेवा हम। आपको आपकी लाइफ का पहला वो केस जो मतलब आप डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, जो एज अपीयरेंस या एज आर्ग्यूमेंट आपके लिए रहा, वो आपको कैसे मिला था? मतलब सीनियर ने बोला कि जाओ रितु तुम कर लो डील इसको, या फिर आपने कहा कि सर मैं ट्राई करना चाहती हूँ, जैसे भी आप बेल मैटर के बारे में कुछ बता रहे थे? जी, ऐसा नहीं है सर। वो बेल तो हम सर की सेवा में लगाते थे, जो सर के पास टाइम नहीं, उन्होंने आदेश किया, हमने बेल बना बना के हम्म। एप्लीकेशंस बनानी सीखी। हम्म। सबसे पहले सर ने एक एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन ही एग्जाम्पल मुझे दे दिया कि लिखो एप्लीकेशन। मैं हम्म। एकदम हाथ कांप रहे थे, क्या लिखूं, क्या से लिखूं। और हम्म। सर ने लिखा, इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सो एंड सो, जज का नाम लिखा, और डिस्ट्रिक्ट लिखो, और उसके बाद इन दी मैटर ऑफ लिखो, स्टेट वर्सेस लिखो, धीरे धीरे करते करते एफआईआर नंबर लिखो, अंडर सेक्शन लिखो। तो लिखते लिखते सर ने मुझे डिक्टेट किया और मैंने एप्लीकेशन लिखी। फिर वो गलत हो गई, रफ पेपर पे लिखी, उसको फेयर किया। फेयर करने के बाद मैं उसको कोर्ट में लेके गई, कोर्ट में लगा दी सर मैंने, लेकिन जब फेयर करने लगी जज का नाम गलत लिख गई। और उसके बाद मुझे कोर्ट में रीडर ने बताया कि आप जज का ना, ये जज यहाँ नहीं है, ये तो चेंज हो चुकी है, अब नई जज आई है, बोर्ड पढ़ो। तो फिर मैंने उसको दोबारा फेयर किया, और सर के तीसरी बार साइन कराने के लिए लेके गई कि सर सिग्नेचर कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो ये शुरू शुरू में होता है सर, और काफी चीजें। और ये वही ऋतु मुंजाल है जो आज की टाइम में बड़ी से बड़ी पिटीशन जो है सिंगल ड्राफ्ट के अंदर डन कर देती है, करेक्ट? जी सर, ये मालिक का शुक्र है सर। और ये अब गलतियों से देखो। ही सीखा है सर, और घबराना नहीं होता, गलतियां होती हैं। हम्म। इंटर्नशिप में बहुत गलतियां, और वही टाइम होता है सीखने का, सुधरने का। और हमारे सीनियर यही कहा करते थे, बिल्कुल पैसे पे फोकस मत करना, और हम्म। काम सीखना, काम पे ध्यान देना। पैसा आपके पीछे झक मारता हुआ आएगा, आप घबराना मत, और शुरू शुरू में लालच मत करना। लेकिन क्योंकि सर अब मैंने आपको बताया, मैंने वकालत की है शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, घर बसा के, फिर उसके बाद बच्चा 3 साल का हो गया, तब 2012 में मैं वकालत में एंट्री की मैंने। 9 में मेरा बेटा आ गया था इस दुनिया में। हम्म। और इस वजह से मुझे पैसे की भी जरूरत थी। तो मेरी वो प्रॉब्लम जा नहीं रही थी कि मैं कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं। सर ने कहा बेल तो लगाना, लेकिन पैसे मत लेना। मैंने बेल बॉन्ड भरे, एक दिन में 11 बेल बॉन्ड भरे। और 11 बेल बॉन्ड में मैंने क्लाइंट को बोला आप मुझे 500-500 रुपए दे देना, उन्होंने मुझे 5500 रुपए दे भी दिए। सर को भी पता चल गई ये बात कि रितु ने पैसे लिए हैं। जब सर मेरे को स्टाइफंड देते थे, उस टाइम पे 3,000 रुपए करके देते थे, और कुछ हम केसेस लाके सर को मैं देती थी, तो सर उसमें से भी मुझे शेयर देते थे। जब पैसे देने लगे तो सर ने 5500 काट लिए। मैंने पूछा क्यों, सर ने कहा आपने क्लाइंट से लिए थे ना।
और सर भी ये मजबूरी समझ गए कि उस टाइम इसे जरूरत थी, ले लिए, लेकिन अब उन्होंने काट लिए। तो मुझे बहुत उन्होंने मान सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुली पैसे भी दिए और काम भी सिखाया। दैट्स रियली अमेजिंग। तो मैम तो मैम अभी आप ट्रायल कोर्ट में जनरली क्रिमिनल मैटर्स वगैरह को डील करता है ना, मर्डर, पॉक्सो, रेप मैटर्स एंड ऑल, है ना? तो हाँ जी सर। किसी एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि वो केस सर आप कैसे आया? हम्म। हाँ। सर आप पहले केस की बात कर रहे थे, जब मेरा हम्म। एनरोलमेंट हो गया और पहला ही दिन था। पहले ही दिन मुझे पहला वकालतनामा भरना था। मैं गाड़ी में बैठी थी और ये सोच रही थी आज क्या करूं, फर्स्ट डे है मेरा एनरोलमेंट के बाद। गाड़ी में बैठ के सोच रही थी, मेरे पास एक कॉल आया एक गरीब लड़की का, क्योंकि मैं लीगल एड से काम सीखा था, तो हम्म। गरीब हम्म। बच्चों क्लाइंट आया मेरे पास, लड़की आई। उसने कहा मैम आप मेरा केस लोगे क्या? मैंने कहा हाँ बताओ। तो मैं आपको फीस नहीं दे पाऊंगी, बस 500 रुपये दे पाऊंगी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है मैं लूंगी। कहाँ है आपका कोर्ट, कौन सा मैटर है? कि उसको कुछ नहीं पता था, मतलब मेरा 303 नंबर कोर्ट में है, बरतवाल साहब की कोर्ट में, आप चलो। सर मैं पहुंची कोर्ट में, मैंने लिस्ट देखी, लिस्ट में 37 नंबर था। और मैंने उसने मेरे को 500 का नोट दिया, मैंने उससे पहला बैंड खरीदा, वकालतनामा खरीदा और एक फाइल ली। और 70-80 रुपए खर्च करके मैं कोर्ट में उसके साथ चली गई। मैंने वहां से केस टाइटल ढूंढा। केस टाइटल ढूंढ के मैं जगह ढूंढ रही थी कहाँ बैठ के मैं अच्छे से वकालतनामा भरूं। और बड़ी मुश्किल से मुझे ढूंढ ढांड के एक शांति सी जगह मिली, बिल्कुल तसल्ली से सुंदर राइटिंग में मैंने जज का नाम, केस टाइटल, सारी चीजें भर दी। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आया कि कौन सा मैटर क्या है ये। तो मैं वकालतनामा कंप्लीट करके वहां जाके खड़ी हो गई। इतना पता चल गया कुछ मेंटेनेंस का है, ये एमटी केस नंबर था। और हम्म। मैं कोर्ट में जाके खड़ी हो गई। 37 नंबर था। और आते आते उसको 1:30 बज गया, लंच हो गया। तो मैंने शुक्र मनाया, चलो अभी भी नंबर नहीं आया, पूछ लेती हूँ किसी सीनियर से कि आखिर इसमें करना क्या है। एक दो सीनियर से पूछा भी मैंने, तो जज साहब बताएंगे, फाइल पढ़ लो, इस तरह से जो भी गाइड करते हैं। जानते थे जो वकील साहब, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। फिर भी सर मतलब हार्ट बीट्स बहुत बढ़ रही थी। पहला केस, पहला दिन, वकालतनामा, बैंड सब है मेरे पास, लेकिन मैं बोलूंगी क्या? आखिर में 2 बजे लंच हुआ, लंच के बाद जज साहब ने जो सिविल लिस्ट थी वो कॉल कर ली। और उस मैटर को, मेरे वाले मैटर को लेते लेते 4 बज गए। जब 4 बजे मेरा नंबर आया तो जज साहब ने एक ही सवाल किया, हैज ही पेड एनीथिंग? मैंने कहा सर नो, ही हैज नॉट पेड अ सिंगल पेनी। एक्यूज जो उसका लड़की का हस्बैंड था, वो कोर्ट हम्म। में खड़ा था। मैंने कहा सर इसने एक भी पैसा नहीं दिया। बस एक ही सेंटेंस मैंने बोला, जज साहब कहते हैं इसको कस्टडी में ले लो। तो उसे कस्टडी में ले लिया। तो पहला वकालतनामा पहले दिन, और एक्यूज कस्टडी में, मेरी क्लाइंट खुश। आज उसे अरेस्ट करा दिया इतने सालों बाद। तो मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। 4 बजे मजा ही आ गया, एक लाइन में ही वो जेल चला गया। फिर सर उसके बाद तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले दिन उसकी पूरी फैमिली मेरे चैम्बर में थी। और जमानत के लिए उन्होंने जो लड़की के देने थे 60-70 हजार रुपए, एग्जीक्यूशन थी एक्चुअली वो, जिस केस हम्म। में मैं पेश हुई थी। और मैंने तो कहा लॉर्डशिप आई एम फाइलिंग फ्रेश वकालतनामा। और सर ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या इसने कुछ दिया है? मैंने बोला सर ही हैज नॉट पेड अ सिंगल पेनी। इतनी सी बात बोलते ही उसे कस्टडी में ले लिया। तो रितु और मैम, जैसे ये वाला केस आपके केस में हुआ, तो ऑलरेडी इसमें दूसरा कोई एडवोकेट भी होगा, बाद में आपको ये दिक्कत नहीं हुई कि मतलब इसमें एनओसी नहीं है किसी और एडवोकेट का वगैरह का? सर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें हम्म। ज्यादातर एनओसी रिक्वायर्ड नहीं होती है। हमारे हम्म। सीनियर ने भी, जैसे वो लीगल एड काउंसिल थे, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटे जहां देखो कि नया वकील आ गया है, वहां आप अपने आप ही विड्रॉ कर लो खुद को, आप बाहर ओके। हो जाओ। कई बार ऐसा हुआ सर कि क्लाइंट एंड में काम करवा जाता है सारा, और बाद में जब उसे पेमेंट मिलती है, या ज्यादातर सेटलमेंट के मैटर्स में ऐसा होता है कि जब उसका सेटल होने वाला होता है तो वो बोल देते हैं कोर्ट में, शी इज नॉट माई काउंसिल, या मतलब मैंने दूसरा वकील बदल लिया है। क्लाइंट करते हैं इस तरह से। तो उन्होंने यही सिखाया, जब भी आपको दिखे कि दूसरा वकील आके खड़ा हो गया है, तो आप बिल्कुल पीछे हो जाओ और छोड़ दो उस केस को इमीडिएटली। कोर्ट में कभी भी अपने आप को, और मैं खुद जज साहब को बोल देती हूँ सर ठीक है मैं अपना विड्रॉ कर लेती हूँ वकालतनामा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर एनओसी का प्रोविजन नहीं है। और हम्म। मोस्टली यही होता है कि क्लाइंट बदलता है वकील तो हम विड्रॉ कर लेते हैं। या मैं भी जैसे सुपरसीड करती हूँ किसी में कोर्ट में जाके वकालतनामा लगाती हूँ, तो पुराने काउंसिल अपने आप हट जाते हैं, ठीक है जी, चेंज कर लिया। पर हाई कोर्ट में ये प्रोविजन ये है तो सर। बहुत एक हेल्थी कोऑर्डिनेशन है, वरना तो इन मामलों में तो अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती है कि मेरा क्लाइंट आप कैसे डील कर रहे हो, कैसे कर लिया, हाँ जी या सर। फिर जब तक मेरा बकाया पड़ा है तो मैं एनओसी दूंगा नहीं, सो एंड सो वगैरह वगैरह। ये हाई तो कोर्ट में है सर, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बिना एनओसी के आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। अगर और आपको प्रीवियस काउंसिल, ट्रायल कोर्ट जैसा आप बता रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर केस हो गया, तो वहाँ पे आपको एनओसी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
मतलब आप कह रहे हो सर शियो हाँ, मोटो आज तक विड्रॉल का एक मैंने कस्टम सर चला आ रहा है। बिल्कुल सर, मैंने इन 12 सालों में कभी नहीं देखा कि कोई मैंने एनओसी किसी से ली हो या मैंने खुद दी हो। हम्म। कोई नहीं मानता। इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी चलता है सर, सुपरसीड कर दिया किसी ने तो जिसने कर दिया वो अपना आर्गुमेंट करेगा या आगे की प्रोसीडिंग को देखेगा, फर्दर प्रोसीडिंग को, और जो पुराना वकील होगा वो बैकआउट कर अच्छा जाएगा। मैं तो मैम, जैसे अभी सारे यंग एडवोकेट जुड़े हुए हैं, इनके कंसर्न में क्या होता है कि कभी कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो दूसरे वकील से परेशान होके आया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा नेचुरली है सर, कि भाई ये नेचुरली। वाला वो वकील साहब तो मेरा काम नहीं कर रहे हैं, देखो आप कुछ कर सकते हो केस के अंदर। तो हाँ इन जी यंग एडवोकेट्स को उस समय कैसे डील करना चाहिए उस क्लाइंट को प्रैक्टिकली? सर, जब भी कोई क्लाइंट आता है, नेचुरली जिस एडवोकेट के पास वो पहले होते हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हम्म। और वो एक्सपीरियंस्ड थे उसके बाद भी क्लाइंट कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है। उसका हम्म। रीजन ये रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो अब क्योंकि हम तो एक ऐसी मिडिल एज में हैं जहां हमारे साथ सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं। वेरी तो ट्रू, एग्जैक्टली। और हम इस चीज को महसूस करते हैं कि जब भी फाइल आएगी हमारे पास, नेचुरल सी बात है, हमसे तो वो सीनियर ही होंगे। हम्म। और वो सीनियर से परेशान होकर इसलिए भी आते हैं क्योंकि सीनियर के बाद काम बहुत ज्यादा आ जाता है, वो हम्म। टाइम नहीं दे पाते, अपने जूनियर्स को भेज देते हैं। तो इस वजह से अपसेट होके आता है क्लाइंट की, वकील साहब आते ही नहीं है कोर्ट में, जूनियर को भेज देते हैं और जूनियर डेट लेके चला जाता है। तो इस तरह के मेरे पास अभी भी ऐसे मैटर आते हैं सर। कुछ दिन पहले मैं डीजे का एग्जाम देने गई थी, दिल्ली हायर जुडिशरी का। और उसी दिन, जिस दिन एग्जाम था, उसी दिन एक क्लाइंट ने मुझे अपॉइंटमेंट ली हुई थी मुझसे कि मुझे अपनी फाइल्स आपको देनी है, और वो सर 11 साल पुराना केस था, कड़कड़डुमा हम्म। कोर्ट का। हम्म। और उसमें वो सिविल मैटर था, प्रॉपर्टी का। और हम्म। इतने सीनियर एडवोकेट थे उसमें, मैं उनको जानती भी हूँ पर्सनली, राकेश प्रधान जी। और उनसे दुखी होके क्लाइंट आई है कि नहीं, हमारे कोई केस में आते ही नहीं है, और हमने आपका नाम सुना है, आप हैंडल करोगे उसको। तो मैंने अपनी फीस कोट की। हम कभी भी कोशिश करते हैं कि जिनसे वो फाइल आई है उनकी बुराई ना करें, उनकी हम्म। कमियों को उजागर करने की बजाय हम ये देखें कि फाइल में आखिर है क्या और हम क्या कर सकते हैं। और वो ex- रीजन कुछ भी हो सकता है सर, क्लाइंट के अनसेटिस्फेक्शन का कोई भी रीजन हो सकता है वकील साहब टाइम से नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वकील साहब को इन्होंने फीस ही ना दी हो, वकील साहब ही हम्म। नाराज हो उनसे। तो उन रीजंस को अवॉइड करते हुए हम ये देखें कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, और जिस वेरी स्टेज पे मैटर वेरी है ट्रू, उसको वेरी ट्रू। पढ़ना चाहिए। मतलब अगर कभी भी कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर हम लोगों के पास आता है, तो नंबर जी वन हमें कोई नेगेटिव बातें डिस्कस नहीं करनी है कि वो वकील साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि हाँ जी क्लाइंट तो हमेशा अपनी स्टोरी ही बताएगा। वो जी हमेशा पहले वाले एडवोकेट को बुरेगा, और उससे हमें लेना देना भी क्या, सीधी सी बात है कि बिल्कुल। आपको तो अपने उस केस पे फोकस है जो करना चाहिए। अच्छा, बीइंग अ कर्टसी, क्या न्यू एडवोकेट को पुराने वाले एडवोकेट से कम्युनिकेट करना चाहिए क्या? सर मैं तो करती हूँ, क्योंकि मैं जूनियर हूँ, वो हाँ। सीनियर हैं, मुझे जरूर ज्ञान देंगे। उनको क्लियर बता देती हूँ कि सर ये क्लाइंट है, ये हम्म। आपसे फाइल मेरे पास आ गई है, और मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि ये किस स्टेज पे है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। और डेफिनेटली सर, अगर आप प्यार से पूछेंगे पोलाइट वे में और आप अपने बेनिफिट के लिए, तो डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने हर बार, जब भी फाइल मेरे पास आती है, मैं फाइल पढ़ के क्लाइंट से बात करके उनसे पूछती हूँ कि सर ये फाइल मेरे पास आ गई है, अब आगे मुझे इसमें कुछ पेपर्स कम है तो दे दीजिए, या सर्टिफाइड भर के लूं, या सर मैं इसमें आगे क्या करूं, तो वो गाइड करते हैं सर। ऐसा कभी बहुत रेयर ही हुआ है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया हो। और अगर आप पोलाइटली अच्छे तरीके से पूछेंगे कि सर मैं इसमें नॉलेज भी नहीं है मुझे, तो बता दिए, वो बताते हैं सिविल केस है या ये क्रिमिनल केस है, इसमें स्टेज पे था क्लाइंट ने, ये तो मुझे दोनों तरफा पता चल जाता है कि एडवोकेट की कमी रही या क्लाइंट की रही। और मोस्ट ऑफ द टाइम सर, बड़े लोगों की कभी कोई गलती नहीं होती, सीनियर्स कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो किसी मजबूरी से ही केस उन्होंने छोड़ा भी नहीं होता, और क्लाइंट ही भागने दौड़ने की आदत होती है क्लाइंट की, थोड़े दिन हम्म। रहेगा उसे सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। मेरे पास से भी आजकल फाइलें जाती हैं, तो चली जाती है, मेरे जूनियर और एसोसिएट उसको लेके क्लाइंट को घूम रहे होते हैं। तो हमें इस चीज का सब्र करना चाहिए। नया काम आया है, सीखो और सीनियर की रिस्पेक्ट करो, उनसे काम पूछ लो कि सर मैं क्या करूं अच्छा इसमें। मैम, आपने एक बात बताई कि आप दो स्टेटस प्ले कर रहे हैं, मतलब अब जी, वो जूनियर वाले फेज में भी नहीं है और एकदम वो टॉप सीनियर वाले फेज को अभी तक थोड़ा इमेज समय भी लगेगा नहीं है ना। सर। जी बिल्कुल। मॉडरेट मैं कह सकता हूँ इसके अंदर। अभी आपने एक जी जिक्र किया कि जैसे आपके भी कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो आपके जूनियर जो है वो इस तरह से विड्रॉ, मतलब जी उनके पास चली जाती है। मैम इसके बारे में दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ और आपसे बड़ा प्रैक्टिकली विद ड्यू रेस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज सर। नंबर वन, क्या जूनियर, मतलब आजकल के जो जूनियर है कभी कभार ऐसी हरकत भी करते हैं क्या, अपने ही सीनियर की फाइल को ब्रेन वॉशिंग करके ले जाने का प्रयास करें क्लाइंट को? मतलब मैं आपसे प्रैक्टिकली जानना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे उस ऑनेस्ट आंसर को प्लीज डिस्प्ले कर पाए तो मैम। सर ये तो मतलब पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है सर।
हम्म। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि सारे जूनियर ऐसे होते हैं, हम्म। लेकिन हर जूनियर के पास काम नहीं होता। वो कोशिश यही करता है कि सीनियर ने एक बार क्लाइंट का नंबर दे दिया, उसकी फाइल मेरे हाथ में आ गई, तो चलो ठीक है, अब आप ना, मैम तो फीस लेती है 10,000, मैं आपके 5 में ही काम करा दूंगा। ये मतलब नेचर होता है सर। समवेयर उनमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं। हाँ सर, होता है सर, हो आदत सर, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको हम्म। फाइल मिल गई, आपको क्लाइंट मिल गया, तो आप सोचते हो कि अब इसको ना जाने दिया जाए, हम्म। और जब काम आ जाता है तो आदमी करता ही है सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कोशिश करो कि आप सीनियर को कभी सुपरसीड करने की कोशिश मत करो, आप अपने उनको सीनियर। अवेयर कर दो। हम्म। मैं मेरी मेरी जहां जहां तक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर, मेरे पास हमेशा सीनियर का ही काम आया है, क्योंकि मैं तो थी जूनियर, तो धीरे धीरे अब जूनियर आने लगे हैं, हम सीनियर बनने लगे हैं। लेकिन हम्म। अभी भी 30 साल वाले, 40 साल एक्सपीरियंस वाले मेरे सारे सीनियर, और काम वहीं से आता है मेरे पास। सारे पुराने केस आते हैं, और कई तो सर बहुत ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जो फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, अच्छा। मात्र फाइनल आर्ग्यूमेंट। मैम तो मैं प्लीज एक सर। और चीज ये भी थोड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है कि जब अपने जूनियर इस तरीके से कभी कभार इस तरह की फाइल को सुपरसीड करते हैं या क्लाइंट को इस तरीके से मिसगाइड करता है, क्या देर आफ्टर या फिर क्लाइंट खुद जाके उनको अप्रोच कर लेता है, जैसा हाँ आप जी। अपने टाइम पे किया करते थे, अपने सीनियर से आप कम्युनिकेट करते थे, क्या वो जी, करते हैं अभी? नहीं करते सर। नहीं दुख करते होता हैं। है काफी कि जैसे मेरे 2-3 जूनियर्स ने ऐसा किया है, मैंने हाँ। बेल मैटर्स में भेजा, और जज साहब ने पूछा सीनियर कहाँ है, तो सीनियर तो है नहीं। फीस भी ले ली, फाइल भी ले ली, और उसके बाद क्लाइंट उधर ही जा रहा है। मैं तो गौरव से काम करवा रहा हूँ मैडम, मैं आया ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं वो। तो मैंने गौरव को एक बार वो बड़ा डांटा एक भी। एक सीनियर के लिए वो बड़ा पेनफुल टाइप चीज रहता है ना। होता है सर। अगर आप सीनियर को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, तो नेचुरली सीनियर बुरा भी मानते हैं, फिर आगे आपको सर उनसे काम भी नहीं मिलता। इस चीज नहीं। का भी ध्यान रखिए। आप एक केस तो उनसे ले जाएंगे, लेकिन अगर हजारों केस लेने हैं, हर बार काम चाहिए, तो आपको उनको कम्युनिकेट करके उनके मतलब उनके माइंड में डाल दो ये बात, कि सर मैं आपका फाइल में, आपकी फाइल मेरे पास आ गई है, क्लाइंट के पास पैसे कम है। ऐसा होता है सर, मैं जिस चैम्बर में बैठती हूँ, हमारे पास 40 साल की प्रैक्टिस है। हमारे सीनियर काउंसिल जो पवार साहब हैं, उनकी हम्म। मैडम, दोनों एडवोकेट हैं। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, जब क्लाइंट, वो थक जाते हैं, वो सीनियर भी थक जाते हैं कि ये पैसे तो दे नहीं रहा, कम दे रहा है, और इतने मुझे जरूरत नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को किसी और केस में जाना है, तो यू हैंडल इट। तो उसमें जो क्लाइंट फीस दे के जाता है, मैं बता देती हूँ। और कभी कभी हमारे जूनियर ये ऐसा करते हैं कि बताते ही नहीं है कितने पैसे आ गए, क्या काम किया आज। तो ये थोड़ा तो सा सर, मतलब ये पेनफुल रहता है। यहाँ पे जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं या जो अर्ली स्टेज ऑफ लिटिगेशन के अंदर हैं, उनको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये हरकत हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। वो एक केस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर सीनियर से भविष्य के अंदर आप आंख से आंख मिलाकर करने का ओहदा खो देते हो, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमेशा ऐसा फील होगा कि हमने इनको कहीं ना कहीं डिच किया है, धोखा दिया है। और वो फिर सीनियर को, तो सर सीनियर तो सीनियर है, वो तो गुरु है। वो भाग हम्म। जाते हैं, उनको पता है ये कितने पानी में। कल 2 केस दिए थे, खराब कर दिए, ठीक है, तीसरी फाइल छूने भी नहीं देंगे वो आपको। वो हम्म। आपको चैम्बर में ही मना कर देंगे कि आप मत आया करो। हमारे सीनियर काउंसिल ने मुझे छोड़ के कितने जूनियर्स को निकाल दिया कि नहीं, इनको हम नहीं बैठने देंगे। ये फाइल ले जाता है, उसके बाद आके जवाब भी नहीं देता, क्लाइंट भी दोबारा आना बंद कर देते हैं, तो बड़ा पेनफुल रहता है सर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जितने भी यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, वो अपने सीनियर की नॉलेज में डाल दें कि सर ये रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता 2,000 20,000 से, क्योंकि ये 2,000 20,000, 2 करोड़ 100 करोड़ भी बनेंगे आने वाले वक्त में। इज्जत बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत रिस्पेक्ट उनको देना। मैंने वो बोला, गुरु शिष्य परंपरा, आप अच्छे शिष्य बनोगे तो आगे जाके आपको अच्छे शिष्य मिलेंगे। आज अच्छा आप रितु धोखाधड़ी मैम, करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। वेरी ट्रू। मैम अभी आपकी प्रैक्टिस को एक तरीके से 10 साल हो चुके हैं, आपने खुद को एक जी, सेटल्ड पोजीशन में रखा हुआ है। अभी जी तो सर। ईश्वर के आशीर्वाद से क्लाइंट खुद नाम पूछते पूछते पहुंच जाते हैं कि भाई हमको रितु जी मैडम सर। के पास में जाना है। मेरे मेरे 3 सवाल इसके संबंध में। इनिशियल स्टेज में जैसे वो तो चलो एक कॉल आ गया था, आप लीगल एड से कनेक्टेड थे, एक 500 रुपये वाला वो एक लड़की ने कॉल आपको किया था। जी उसके बाद जैसे क्लाइंट आपके पास आ रहे थे या फिर आप उनसे नेटवर्क बिल्डअप कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे? आपकी लाइफ का वो एक्सपीरियंस कैसा हुआ, कैसा रहा है? सर, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं सर बिल्डर लॉबी से हूँ। मैं बिल्डर लॉबी, एडवोकेट ओके। होने से पहले मैं प्रॉपर्टी लाइन में काम करती थी, फार्म हाउसेस में डील करती थी। हम्म। और अच्छा मतलब क्लाइंटेज है मेरा। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और सारी क्वालिफिकेशन मेरी दिल्ली से है। और हम्म। मेरे पास जो क्लाइंटेज है, इन्वेस्टर्स ज्यादा थे, तो मेरी बैक बहुत स्ट्रांग थी सर। मैं जब जूनियरशिप में गई थी, इंटर्नशिप में, तभी ही मेरे पास 400 500 क्लाइंट्स का एक पूरा बंच आया, क्योंकि कोई बिल्डर चीट करके चला गया।
उसको अरेस्ट करने के लिए 400-500 क्लाइंट एक ही साथ आ गए, तो वो मैंने अपने सीनियर को दिए सीधा। मुझे लाखों रुपए में कमीशन मिली है सर। मैं जब इंटर्नशिप में थी, इंटर्नशिप में ही मुझे मेरे सीनियर ने 40% में 12-15 12 लाख एक बार, 3 लाख एक बार, ऐसे पैसे दिए। मैम बाकी देखिए सबके चेहरे मुस्कुरा गए। देखो आप जैसे ही आपने बोला ना कमीशन मिल गई या पैसा मिल रहा है, आह मतलब कि चेहरों की एकदम रौनक ही अलग आ गई। हमारे कीर्ति जी, विमलेश जी, सजल जी, रवि यादव जी। हाँ जी, सही कह रहा हूँ ना, मतलब एकदम से कि हाँ अब सुनने में और अलग इंजॉयमेंट है जो यहाँ पर आ रहा है। तो मैम मतलब कुल मिला के आपने अपने एग्जिस्टिंग बेस को इस्तेमाल किया। जैसे आपने सर कहा कि आप बिल्डर लॉबी में थे, तो स्वाभाविक जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, 100 फ्लैट है और जी, बिल्डर ने चीट कर दिया, तो वो 100 के 100 एग्रीड पार्टी हो गए, है ना। जी बिल्कुल सर। और आपका उनसे कनेक्शन था, आपसे वो जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से वो 100 के 100 क्या बन गए, क्लाइंट बन गए। भले सर उनके लिए मैं, सिंगल हाँ, पिटीशन फाइल अपन कर रहे हैं, जी, सभी 5-5 हजार भी दे रहे हैं, तो भी देखा जी जाए तो, है ना, 100 लोग मिलके 5 लाख का एक अमाउंट है जो हो गया। बिल्कुल सर। और उसमें से आपने अपना एक वो कमीशन शेयरिंग वाला पोर्शन भी जो एक सर तरीके से। अपने आप दिया सीनियर ने, चेक काट काट के। मैं पढ़ रही थी, फाइनल ईयर के एग्जाम देने के लिए घर बैठ के पढ़ रही थी, सीनियर खुद आए, आके मुझे 3 लाख रुपए दे के गए, ये तुम्हारा इंसेंटिव। मैंने कहा सर कहाँ से आया, आप बेफिक्र रहो, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पेपर दे के जल्दी से ज्वाइन करो। और ये ओके। आता है सर, काम अपने आप आता है, काम ही काम को खींचता है। आपने एक वेरी। बार बात कही थी सर, कि जब आप मेट्रो में जा रहे हो या आप बस में जा रहे हो, आप फोन पे बात करो कि यस यस दिस केस इज पेंडिंग, या आई एम कमिंग, ये मैंने एडवोकेट दिल्ली वाला। दिल्ली के सेमिनार में कहा था वहां पे, आपको अभी हाँ भी जी। याद है? ओके। तो सर ये एक ऑरा बनाना पड़ता है, और ऐसे ही क्लाइंट्स मिलते हैं सर। मैं किसी 5 स्टार में जाती हूँ सर, या कहीं पे भी जा रही हूँ, तो वॉशरूम में जाती हूँ, कॉल अपने आप ही आती है नेचुरली, पर आपने तो हाँ कहा था बनाओ कॉल तब भी चलेगा। पर हाँ। नेचुरल कॉल में भी जब हम बात करते हैं ना, तो पता चलता है मैं वकील हूँ। अच्छा ये परेशानी हो गई, ठीक है कराते हैं अरेस्ट, ओके ओके हो जाएगी एफआईआर। तो उससे जो वॉशरूम में लेडीज है ना, वो अरे आप वकील हो, आप मेरा केस लड़ लोगे क्या, आप मेरा ये प्रॉब्लम है, तो क्लाइंट मिलते हैं सर, जगह जगह क्लाइंट मिलते हैं। नहीं ये आप बात तो चलते ठीक हैं, है, आपने वॉशरूम में तो धीरे भी बोलते हैं तो सबको सुनाई दे जाता है, जितने भी लोग सबको वहां सुनाई अवेलेबल देता होते हैं, है। 5 स्टार हो, एयरपोर्ट वगैरह हो वगैरह। हाँ, तो हम्म। सर ऐसे भी क्लाइंट्स मिलते हैं। और विजिटिंग कार्ड आपने सिखाया था, और पहले भी मेरी भी यही आदत थी जो आपने सिखाया, कि हम्म। विजिटिंग कार्ड भर के जेब में रखती हूँ। कोई गलती से भी मुस्कुरा के बात कर ले, आई एम एडवोकेट, ये लो मेरा कार्ड। ये अच्छा था। हाँ जी, कोई गलती से भी मुस्कुरा के बात कर ले, ये लो जी आई एम एडवोकेट। हाँ जी, सीधा बोले नमस्ते मैम कैसे हो, हाँ जी बहुत बढ़िया, आजकल क्या कर रहे हो सर, वकील बन गई, ये लो जी कार्ड। और ऐसे ही क्लाइंट बने सर मेरे। और और हर कोई प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और कभी ना कभी वो आपके पास जरूर आता है। और सर मैं टचवुड इतनी ब्लेस्ड हूँ कि एक बार जिससे बात कर लूंगी, वो क्लाइंट अपने आप ही बन जाएगा, आएगा ही आएगा, कोई ना कोई दुख नहीं सुख उनके ये साथ ये लगा ही ये रहता है। ये डायलॉग तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सामने वाला हंस दिया, ये लो जी मैं हूँ एडवोकेट, ये पकड़ो मेरा कार्ड। तो ये सर तो बिल्कुल। कैसे करें, जूनियरशिप में काम चाहिए, तो हम्म। आपको बताना तो पड़ेगा मैं वकील हूँ, और आप ही ने सिखाया है कि हमेशा रेडी रहो, और इस बात को बताओ सबको कि मैं वकील हूँ और मेरे पास काम आएगा, इसीलिए काम आता है। और तब वैसे से तो बहुत बढ़िया काम आ रहा है वैसे रितु जी, अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन मुझे ये भी अच्छा सर। लगा कि वो 1.5 साल वाली पहले वाली जो बात है, मतलब सर आप सभी को कहना चाहता हूँ मैं कि दिल्ली के कोर्ट के अंदर वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था एसोसिएशन के अंदर। तो दैट टाइम रितु जी वहाँ पर थे उस टाइम के अंदर, और उसमें ये सारे डायलॉग डिलीवरी वहाँ पर भी हुई थी। तो वो जी आप अभी भी बकायदा उन पॉइंट्स को इस तरीके से, मेट्रो वाला एग्जाम्पल हो गया, एकदम ऐसे विजिटिंग कार्ड वाला एग्जाम्पल हो गया, बिल्कुल कैप्चर करके बैठे हो। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग और थोड़ा प्राउड का मोमेंट भी लग रहा है मेरे को कि अच्छा सर, अच्छा मेरी बातें कोई याद तो रखता आपकी है। हर बात दिल से छू के जाती है सर। अरे आप ये जब देखो, ये याद ही नहीं रखते, ये बिन बदमाशों को कुछ कहो आप। 1-2 महीने सर हो गए मैं एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का, कितनी बातें बता रहा हूँ, ये सिमरन जी, है ना, सुबह रात को सुनाता हूँ, सुबह भूल जाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। नहीं आप लोगों को मैं डांट नहीं रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। अभी आप पता नहीं ऋतु मैम के चक्कर में एकदम शाम खामोश बैठे और बाद में फिर मेरे ही बैंड बजाने का काम कर लो। हाँ जी। अभी क्या है कि सर इनको मैंने साइलेंट रहने के लिए कहा हुआ है, इसलिए खामोश, इसलिए मैं भी अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ, कुछ बोल नहीं सर सकते ये। अच्छा रितु मैम आगे बढ़ते हैं। जी सर, तो अब जैसे मतलब कुल मिला के हमको ये टैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब खुद का मार्केटिंग खुद करना पड़ेगा, है ना। जी सर और उसको करने बिल्कुल के लिए चाहे हम इस तरीके से विजिटिंग कार्ड वाला जो चीज़ है या फिर फोन पे बातचीत वाला चीज़ है, ऐसा कोई भी हो, करना चाहिए। मैम आपने, जितना मैं जानता हूँ, आपने एक और टैक्टिस तो नहीं कहूँगा, वो गलत शब्द हो जाएगा उसके लिए, लेकिन आपने एक और नोबल कॉज भी इसके साथ में कनेक्ट किया। जी और सर। वो नोबल कॉज भी जो है आपकी एडवोकेसी के अंदर एक प्लस पॉइंट को लेके गया।
आपने इनफैक्ट बिल्कुल कुछ सर। ऐसे केसेस भी लड़े हैं जो पीआईएल टाइप के मैटर्स भी रहे हैं वगैरह वगैरह। मैम उनके बिल्कुल कुछ एग्जांपल जी। आप बता पाएंगे प्लीज? हाँ सर, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी सर। प्लीज। अ, जो मेरा नेचर है सेम बिल्कुल जैसे आपका नेचर है सर, आप दुनिया की मदद करते हैं, हर किसी का सहारा बनते हैं, तो कुछ ऐसा ही अंदर मेरे भी फीलिंग रहती है। तो मैं बुजुर्गों की सेवा में ज्यादातर माँ बाप की सेवा की है, और इसलिए रहती थी। तो मेरे पास एक बुजुर्ग आए चलते हुए कि बेटा मैं ना एडवोकेट्स की स्टैंप बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप बना दीजिए मेरी स्टैंप। तो उन्होंने मेरी स्टैंप बनाने के लिए मेरी डिटेल वगैरह ली, तो मैंने उनको एक 500 का नोट निकाल के दिया, अंकल लो पैसे। अंकल कहते हैं नहीं आप ना बेटा बाद में देना जब स्टैंप बन जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे अंकल ऐसा लग रहा है आपको ना पैसे की जरूरत है। ही वॉज 84 ईयर ओल्ड सर। और अभी वो अभी भी बहुत एज हो गए हैं, वो 96 के करीब पहुंच गए हैं। तो ही वॉज 84 ईयर, और बड़े हाथ कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेरा काम मतलब मुझे मेरी स्टैंप बनाने के लिए कहा मुझे। मैंने कहा बना दीजिए, और मैंने 500 का नोट दिया, उन्होंने लिया नहीं। मैंने कहा सर आप ये रख लीजिए, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अंकल आपको पैसे चाहिए। कह रहे बेटा मैंने तो पहली वकील देखी है जो स्टैंप बनने से पहले पैसे दे रही है। और नहीं तो वकील स्टैंप बनने के बाद भी सोचते हैं कि पैसे ना दें, और फोन नहीं उठाते, स्टैंप लेके चले जाते हैं मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ या मैं कल दूंगा, अवॉइड करते हैं। 300 400 रुपए भी के लिए भी नहीं देते हैं। मैंने कहा अंकल पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आपको वो पैसे की जरूरत है। तो अंकल ने वो हम्म। पैसे पकड़े और मुझे आशीर्वाद दिया। और वो अंकल थे डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉय, कर्मचारी थे, उनको डीटीसी पेंशन नहीं दे रहा था, और वो बहुत दिल्ली दुखी थे ट्रांसपोर्ट उनके घर में। कॉरपोरेशन, राइट? डीटीसी। हाँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट ओके। कॉर्पोरेशन हम्म। सर, उसके एम्प्लॉय थे वो। और उनके घर में सच में उस दिन सिलेंडर नहीं था, सब्जी नहीं थी, वो तो अंकल ने बाद में बताई मुझे ये सारी तकलीफ। वो मुझे चेहरे से ऐसे फील आ गया कि मुझे करनी चाहिए हम्म। मदद। देन सर उसके बाद एक संडे आया। अंकल, मैं पापा मम्मी को सत्संग से लेके आ रही थी, सत्संग जाते हैं हम लोग संडे को, राधा स्वामी। तो अंकल का फोन आया, बेटे बहुत अच्छा लगता है तुझे बुजुर्गों की सेवा करना, बड़ा शौक है ना? मैंने कहा हाँ जी अंकल है। तो बेटा एक काम कर, तिलक नगर में पार्क है एक, सो वहां पे आ जा। मैं पापा को मम्मी को बच्चे को सबको, गाड़ी में ही थे हम, एज इट इज 9 बजे सत्संग से आ रहे थे। हम उस पार्क में पहुंचे। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पार्क में करीब 150 तो लेडीज थी, ऐसे ही 100 200 ही होंगे जो जेंट्स थे। वो सारे डीटीसी के एम्प्लॉयज थे, और सब कुछ विडोज थी उसमें, जिनको दिल्ली सरकार पेंशन नहीं दे रही थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उनको सब धोखा हुआ था। और वो हम्म। वीआरएस लेकर जबरदस्ती उनको रिटायर किया गया था। और पेंशन के लिए वो तड़प रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कोई भाषण दे रहा था, कोई कैसे समझा रहा था एक दूसरे को हम वकील करेंगे ये वो। सर मैं कार्ड लेके गई थी मात्र 10 20 50, और वो सारे के सारे मेरे, और मैंने दो बातें बोली उनको कि आप चिंता मत करो, मैं वकील हूं, मैं आपकी मदद करूंगी। अंकल कहते हैं ये सारे बुजुर्ग बेटा इनको संभाल ले किसी भी तरह। सर परमात्मा जानता है कि मैंने सिर्फ ईमानदारी से ये सोचा कि मदद करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, वो एक सेवा की भावना, वो 500 का नोट देना कई 5,000 करोड़ कमा के दे गया, इतनी इज्जत दे गया, इतनी शोहरत दे गया। मैंने उनकी वो पीआईएल डाली, हाई कोर्ट तक पहुंची, मैंने रिप्रेजेंटेशंस बनाई, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को घेरा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को घेरा, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को घेरा, सीएम से जाके मिली, केजरीवाल साहब से बार बार मिली, और उनकी पेंशन के लिए जद्दोजहद की, वीडियोस बनाई। और सर इतना छा गई कि आज की डेट में रितु मुंजाल, मतलब बीजेपी का अगर ऑफिस है ना, वहां पे भी कहते हैं डीटीसी का वो मैटर जिसमें रितु मुंजाल एडवोकेट है। तो सर ये ऊपर वाले की मेहर है। आप मदद करते हैं तो पता नहीं कितना पैसा, मैंने भी वही फीस रखी नॉर्मल, जो जितना दे सकता है, 5,000 रुपये मिनिमम लूंगी। लेकिन सर मेरे पास करीब आज की डेट में 750 कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन का मुद्दा अभी मैं लेके चल रही हूँ, जिनकी रह गई है, और टोटल 21,000 कर्मचारी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। और ये सर आज देखो कहाँ वो एक अंकल 500 रुपये मैंने दी थी मदद करने के लिए, और कहाँ उन्होंने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया। मतलब एक को छोटा सा हम्बल बिहेवियर हमारा हाँ मतलब जी किस सर। तरीके से हमको अलग कनेक्ट करता है। बिल्कुल सर। ऋतु, मेरा खुद का ही मानना है कि कई कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे नंबर वन आप बार्गेनिंग मत करो। जी सर। नंबर टू, वहां पे वो व्यक्ति अगर लग रहा है कि नीडी होता है तो उस केस में चला के आप अवेलेबल खुद को मतलब जो एक तरीके जी से ऑफर करो प्राइस को लेकर या पैसों को लेकर। जैसे कई बार क्या था ना कि आप सलून जाते हो, वो मांग रहा है कि भाई 100 रुपये लगेंगे, मेरा ये मानना है जी। कि उसको 120 रुपये पकड़ाओ। हाँ रीजन क्या जी। है, अगली बार है ना वो आपका एक अलग स्टेटस मेंटेन करेगा। वो बिल्कुल। आप आए हो, भीड़ है, फिर भी वो आपको पहले प्रायोरिटी देगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। आपने औरों से हटकर एक चीज की। बिल्कुल। बाकी लोग तो 100 रुपए के बोलेंगे, 80 रुपए दूंगा, 70 रुपए दूंगा, वो ऑर्डिनरी है। आपने जी। वो 20 रुपए देखकर एक सम्मान खरीद लिया।
उस सैलून की बिल्कुल दुकान सर, वाले। अब बिल्कुल। सैलून में जो बाकी के कस्टमर बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, यार ये क्या है, ये कौन है, इनको क्यों हाँ जी। प्रायोरिटी दिया इस तरीके से। जी। तो जी। आपका वो एक जो गेस्टर वहां पे रहा उस टाइम के अंदर, एक रबड़ स्टाम्प वाली चीज बनाने को लेकर, तो वो जी। चीज एक तरीके से क्या करेगी, जैसे मतलब आज आपने जैसा बताया कि जी। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट की ब्याह पर आप डील जो कर रहे हैं, तो उस चीज जी। ने नो डाउट जितने जितनी श्रद्धा से दिया होगा, लेकिन आपके लिए एक मोनेटाइजेशन का रेस्पेक्ट है जो रहा वहां पे। हम्म? जी सर, जी सर। तो बहुत इसका सारे ऐसे भी रहे सर, उसमें वेरी गुड बुजुर्ग मैम। कर्मचारी जिन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा हमारे तो बच्चे ही कॉपरेट नहीं करते, पेंशन हमारी आ नहीं रही है, बहुत हालत खराब है। ऐसे ऐसे ओके। कर्मचारी भी हैं उसमें कि बेटा हमारा रिचार्ज कर दो, तो उस बच्चे ने पापा को मारा, उनका कपड़े फाड़ दिए, उनका रिचार्ज नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला बिटिया मैं बहुत परेशान हूँ, तुझे कॉल नहीं कर पा रहा था क्योंकि रिचार्ज नहीं था। और मैं मुंबई में थी, मैंने कहा अंकल आप मुझे अभी बताओ, मैं रिचार्ज करती हूँ आपका। मैंने मोबाइल रिचार्ज किया, तब अंकल ने अपने फोन से कॉल किया। और फिर मैंने उनके बेटे को भी समझाया, मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं करते, माँ बाप की इज्जत करो। ऐसे भी कर्मचारी हैं सर, बहुत परेशानी की अच्छा हालत में आए तो रितु मैंने मैम उनसे फीस थोड़ा सा, लेना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ सेवा करी, सिर्फ सेवा। आई गॉट योर पॉइंट। रितु मैम अगर मैं इन सभी को एक मैसेज आपके थ्रू कन्वे कराना चाहूँ कि मतलब मेरा आप शब्दों को आप कॉमर्शियल मत समझिएगा, लेकिन मैं क्योंकि आजकल का युवा अधिवक्ता है ना, थोड़ा बेरोजगारी की चपेट में बहुत रहता है, तो कहीं न कहीं ये तो सच इनको है सर। इनको ये टैक्टिस या इनको ये चीज़ें सिखाने के लिए, इनको ये कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए ही एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम अपन ने स्टार्ट किया है। इसलिए वो जी। मेरा मेन मुद्दा भी है, इसलिए मैं उस मुद्दे पे आना जी। चाहता हूँ रितु मैम, कि जैसे आपकी लाइफ में चलो एक को इंसिडेंट हुआ ये इस तरीके जी से, सर। क्या हम इस चीज को अपनी एडवोकेसी का क्या एक इनिशियल पार्ट भी बना सकते हैं क्या, जैसे हम एनजीओ से कनेक्टेड रहे, है ना, जी या बिल्कुल। जो वृद्धाश्रम हो जाए या ऐसे कुछ हो जाए वहां पे अपन एक तरीके से उनसे अवेयरनेस फैलाने के लिए चले जाएं, या कोई नारी निकेतन का प्रोग्राम हो वहां पे कुछ ऐसा इवेंट करने, लीगल अवेयरनेस करने चले जाएं, तो क्या जी आपको लगता है वो चीज भी हमारे लिए फ्यूचर में क्लाइंट प्रिपेयर करने का काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये होता ही है। हम किसी भी आश्रम में चले जाएं, सिर्फ निस्वार्थ सेवा से चले जाएं, उनकी इज्जत कर लें, उनको पैर छू लें, चाहे उनको पानी दे दें, चाहे जलजीरा पिला दें, कुछ भी उनके लिए गिफ्ट ले जाएं, छोटा मोटा जितना अपने से हो सकता है वो करने चले जाएं, और अपने कार्ड बांटाएं वहां जाके। जितने भी बुजुर्ग वृद्धाश्रम में है ना सर, आज की डेट में सब अच्छे घरानों से हैं, बच्चे इज्जत नहीं करते, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत है। मैं सर वो जो डीटीसी के कर्मचारी अंकल का नाम बता रही हूँ, प्रेम अंकल, जो स्टैम्प बनाते थे, उनकी 4 बेटियां सर, चारों की उनकी शादी कर दी। और जो बेटा, उस बेटे वो शराब पी के पापा को मम्मी को दोनों को मारता था। तो वो अंकल इतने परेशान हो, वो मेरे तो फैमिली मेंबर हो गए, उनकी वजह से तो मैंने इतने लाखों रुपए कमाए, इतनी इज्जत कमाई। तो मैं उनको तो कभी छोड़ ही नहीं पाई, जितनी भी मेरे जूनियर आए सबकी स्टैंप मेरी तरफ से गिफ्ट बच्चों के लिए, ये तो मैं करती थी अपने जूनियर्स के लिए। और अंकल को मैं पैसे देती थी, वो भी एक्स्ट्रा, कि अंकल आप पॉकेट में रखिए, और अंकल की मेरी होगी, जो भी हम कमाएंगे आपको भी देंगे। एक दिन ऐसा आया, अंकल ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया, आंटी और अंकल दोनों ने। तो मैंने यहाँ पे अशोक साहनी फाउंडेशन है विकास, अपने महिपालपुर में, मैंने वहां बात की, और अंकल ने खुद जाके पसंद किया, मैंने उनको हस्बैंड वाइफ को उस आश्रम में गारंटी दी कि मैं कल को इनको कुछ हो गया तो मैं सेवा करने आऊंगी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि आप इनको रूम दे दीजिए। तो वो वहां रह रहे हैं अभी, 2.5 साल से वो वहां है, बहुत खुश हैं। और मैं हर साल जब भी बेटे का जन्मदिन होता है, खुद का होता है, या कभी भी मन करता है, सर्दी आ रही है, पापा के कपड़े थे बहुत सारे, देने के लिए चली जाती हूँ। और जब भी सर वहां जाती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2-4 हजार 10 हजार खर्च करती होंगी। वहां जो बुजुर्ग है ना, उनसे मुझे बेटा मेरा ये प्रॉपर्टी का मैटर है, देख ले बेटा, करवा दे कुछ इसका काम। हाँ आंटी क्यों नहीं, ये बिकवा दे हमारी प्रॉपर्टी, बच्चे तो खा रहे हैं, आते नहीं है मिलने, दिस एंड दैट। तो सर जब भी आप कुछ करने जाते हो अच्छा काम, आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप मदद के तरीके से काम करें, लालच की भावना ना रखें, तो बरसता है सब कुछ। और जाना चाहिए हमें, बच्चों के आश्रम में भी जाना चाहिए, जहाँ छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं कोई संभालता, अनाथ आश्रम है या फिर बुजुर्गों के आश्रम है, जहां मौका मिले हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम वकील हैं, हम मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लीगल एड का काउंसिल बने और पैनल पे आएंगे तभी हम कुछ करेंगे, अपने अंदर भावना हो तो आप कहीं पे भी लीगल एड काउंसिल बन और सकते हैं। वो चीज कहीं की हमारे लिए एक मोनेटाइजेशन का भी वर्क कर ही देती है, अपने क्योंकि आप सर पैसा अगर मान पीछे लीजिए आता है। आपने 40-50 लोग जो वृद्ध वहां पे बैठे हैं, अगर आपने जी। उनको अपना इस तरह से कंसर्न आपने शेयर किया, विजिटिंग कार्ड उन्होंने दिया, तो उनमें से किसी किसी का तो फैमिली का प्रॉपर्टी का मैटर होगा ही होगा, है ना, सडनली होगा सर कि भाई बेटे जब ने वो आप, प्रॉपर्टी दबा दी और वो नहीं कर रहा बिल्कुल, है। हम्म?
बिल्कुल। तो जब वो आपका नेचर देखते हैं ना कि इसके अंदर लालच नहीं है, ये हमें धोखा नहीं देगी, विश्वास जीतना तो बहुत फिर बड़ी वो बात अपना होती है। केस आपको बताने का वो अपना विश्वास नहीं, बिल्ड सिर्फ कर। दुख, दुनिया के दुख बताते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, हम्म। उन्होंने हम्म। दुनिया देखी है, और मुझसे ज्यादा बड़ा सर्कल है उनका। हम्म। वो मुझे फोन करके बेटे बेटा उस फलाने फलाने क्लाइंट को भेज रहे हैं, उनका जरा काम कर देना। और जो आएगा वो पैसे तो देगा ही सर, सबको पता है वकील फीस लेते हैं, कोई ज्यादा या कोई कम, वो तो हालात देख के हमें मैनेज करना होता है। और उसी केस के हम 5 लाख भी ले लेते हैं, वही केस में 5,000 में भी कर देती हूँ, सिर्फ ये देखती हूँ क्लाइंट का बजट बनता भी है या नहीं। लड़कियों की सेवा बोल देती हूँ फ्री में कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लिटिगेशन चार्जेस मिल जाते हैं, जिससे मेरा भी काम चल जाता है और उनका भी चल जाता है। मदद के तौर पे जब हम काम करते हैं तो अपना जेब कभी खाली नहीं होती है। वेरी ट्रू। अच्छा रितु जी, ऐसा कभी हुआ है कि कोई क्लाइंट आया कि बोला कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी का मैटर है, आप सॉर्ट आउट करा दो, जो भी उसमें होगा मैं आपको उसमें से आपको पे कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा भी कोई केस है आपके पास? हाँ सर, आते हैं, इस तरह के केस तो बहुत आते हैं। परसेंटेज पे कर लो, बाद में ले लेना। अभी तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो खर्चा है वो मेरी पॉकेट से ना लगे। खर्चा हाँ। मतलब जैसे ड्राफ्टिंग वाले को मुझे देना है, टाइपिंग हम्म। वाले को देना है, या फिर मुझे फोटो कॉपी करानी है, कोर्ट की फीस जमा करानी है, वो उतना सा मैनेज कर ले, मैं अपनी मेहनत छोड़ देती हूँ, पहले दिन से ही छोड़ देती हूँ। जो ड्राफ्टिंग मैं कराऊंगी, जो टाइपिंग मैं कराऊंगी, अपनी मेहनत छोड़ के बाकी जो छोटा मोटा खर्चा है वो लेके मैं उनका केस डाल देती हूँ किसी भी हाल में, ताकि अच्छा वो मैम, इसी से परेशान इसी ना से हो। कनेक्टेड दूसरा सवाल मेरा, कि ये जो जी ये सर। यंग एडवोकेट्स हैं इनके पास भी कई बार ऐसे मैटर आते हैं जिसमें क्लाइंट ये हाँ। बोलता है कि भाई मेरे पास में एग्जिस्टिंग में पैसा नहीं है, लेकिन जी। ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये रिकवरी का मैटर है, सो एंड सो वगैरह वगैरह, और इसमें मेरे जीतने का जो है चांसेस वगैरह है। तो इन यंग एडवोकेट्स को आपके अकॉर्डिंग वो केस लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू ये कि भाई देखो कुछ खर्चा क्लाइंट से जो जेन्युइन है वो उसके कॉस्ट से बियर करवाओ, है ना, जी सर, वो उसको बिल्कुल उसके ये। लिए कन्विंस है जो करो। हम्म। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने बताया कि हम कुछ खर्चा ले लें, लेकिन आपकी वाली बात बड़ी करूंगी कि बिल्कुल ही नहीं है। लड़कियां हम्म। आती है मेरे पास जो मार के भगा दिया, एक आसाम से लड़की आई बच्चे को उठा के साथ में, उसकी सहेली ने टिकट कराई, दिल्ली किसी तरह वो पहुंची, और आते ही उसने बताया कि पति मेरा ठीक ठाक नौकरी में है और मुझे एक भी पैसा नहीं दे रहा, मारता पीटता था, किसी और से संबंध थे, और मैं वहां से भाग के आ गई अपनी जान बचा के। तो मुझे अब किसी भी तरह मेंटेनेंस भी दिलाओ, मेरे बच्चे को खर्चा भी दिलाओ, और साथ में उसके ऊपर एफआईआर कराओ। और उसके पास एक भी पैसा नहीं, जब टिकट ही सहेली ने दी है, सहेली के घर में रह रही थी। तो सर मैंने सोच, कोई बात नहीं, ये तो अपनी मन की तसल्ली है, 2-4 हजार आ गए या नहीं आए, अगर जहां मैं मैनेज कर सकती हूँ वहां करना चाहिए सर। अगर मेरे पास हम्म। है सफिशिएंट तो दे दो शुरू शुरू में। तो मैंने लिटिगेशन चार्जेस भी छोड़ दिए, मेहनत भी छोड़ दी, और मैंने वो केस ले लिया। मैंने मेंटेनेंस का केस डाल दिया, वुमेन सेल में उसका केस 498A की एफआईआर दहेज की डाल दी। वो वुमेन सेल की एफआईआर सीधा वहां डुबरी पहुंच गई आसाम, और वहां से वो अरेस्ट हुआ। वो आया, उसने पैसे भी दिए, सेटल करके गया, और जो मेरी शुरू में फीस नहीं दी थी ना सर, उस लड़की के पास था ही नहीं, तो मैं लेती क्या, मैं तो उसको घर हम्म। जाने का किराया भी देती थी। हम्म। उसके बच्चे को मैंने अपने बच्चे के कपड़े दिए कि ये पहना देना, आप दिल्ली में हम्म। आपके पास हम्म। रहने के लिए कुछ नहीं है तो, और कपड़े नहीं है तो ये मदद करनी पड़ती है सर। और उसके बाद जब उसका पति आया, मुझे मेरी फीस भी मिल गई, उसको खर्चा मिल गया, सेटल करके अच्छा अमाउंट उस लड़की को भी दिला दिया, और वो इज्जत से वापस उसको तलाक दिला दिया, नहीं रहना चाहती थी वो साथ में, और बच्चे का मेंटेनेंस बंधवा दिया। और एफआईआर अभी क्वैश होनी है, वो वहीं से होगी, आसाम हाई कोर्ट से। ओके। जी तो सर। मतलब कहीं कहीं जो है इन यंग सर काम एडवोकेट्स, मत छोड़िए, काम हाँ नहीं काम छोड़ना। मत छोड़िए, एग्जैक्टली दिस इज जी। द जी। गोल्डन लाइन। काम जी। मत छोड़िए, कि मतलब जैसा भी जी। काम आता है, जिस तरीके के भी आता है, हमें क्या करना है, उस मैटर को डील करना ही करना है। हो जी। सकता है प्रेजेंट में ना मिले, बट फ्यूचर के अंदर उसमें से कुछ अमाउंट मिल पाए या नहीं भी जी। मिल पाए। अच्छा मैम, नहीं एक और मिलेगा तो पॉइंट। सर तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। एग्जैक्टली, शुरू तजुर्बा में भी आपको मिलेगा आता मैम। भी तो नहीं है कुछ भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी मैम रितु जी, अब मैं जो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा एक नकारात्मक क्वेश्चन है, और वो सर। एक तरीके से मार्केटिंग या पब्लिसिटी स्टंट वाला क्वेश्चन भी है। कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनमें पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वहां पे हमने उस सामने वाले को जस्टिस दिलाया या सामने वाले के फेवर में कोई चीज करवाई, तो हम थोड़ा मीडिया के सामने उस चीज को कह सकते हैं कि भाई देखो ये ऐसा था, ऐसा ऐसा मामला आ गया। सपोज करो कि आपने तो उस केस को अलग तरीके से डील किया, वो जो लड़की का केस आपने बताया, अगर हम यंग एडवोकेट में से किसी के पास ऐसा कोई मैटर आ जाता है और हम उसको डील कर रहे हैं और उसको जस्टिस भी दिला रहे हैं, और देर आफ्टर अगर हम मीडिया में कोई इंटरव्यू अगर दे देते हैं इस पर्पज से, क्या वो जस्टिफाइड है, या मतलब उसमें कुछ गलत दिख रहा है क्या आपको, आपके नजरिए से? नहीं नहीं सर, हमारे सामने नंबर ऑफ एग्जाम्पल है सर। निर्भया हम्म। केस जिस एडवोकेट ने लिया, उन्होंने हम्म। एक भी पैसा चार्ज नहीं किया, और हम्म। आज
की डेट में कितनी फेमस आज एडवोकेट आज हो गई उसके है वो। सामने सैकड़ों हजारों केस ऐसे आ रखे हैं जो उस नाम से ही हाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सर। हरीश साल्वे साहब ने मैटर किया सिर्फ 1 रुपए फीस लेके। हरीश कुल साल्वे कोई कुलभूषण यादव का। पर्सनालिटी है सर, सीनियर मोस्ट एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में नाम गूंजता है उनका। 1 रुपए फीस में उन्होंने काम किया। तो कभी भी फीस मैटर नहीं करती सर। एक भी केस आपको चमका सकता है, लाखों करोड़ों भी दिला सकता है। तो आप अपनी नीयत साफ रख के काम पे फोकस कीजिए। कुछ बनना है तो शुरू में कभी भी गठरी नहीं भरेगी, और अगर भर गई तो आपकी किस्मत है, आपका लक है कि आपको पैसा भी आ जाए। लेकिन आप काम पे फोकस रखिए, पैसा तो आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। ऋतु मैम कहते हैं ना कि आप समंदर को शीशा नहीं दिखा सकते, है ना। जी तो बिल्कुल। वो वैसा का वैसा सीन है कि एक एपिसोड में मैम मैं आपके सारे अनुभव को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कई सारे एपिसोड अभी और होने चाहिए, है ना। तो जी सर। इस लिमिटेड सेशन में मैम जो मैंने ऑब्जर्व किया इन सभी के बिहाव पर, नंबर वन, जी एक तो अपने बैकग्राउंड को यूटिलाइज करो, जैसे आपने अपने बिल्डर लॉबी को इस्तेमाल किया अपनी एडवोकेसी के लिए, जी और तभी कहीं की जो है एलएलबी के दौरान फाइनल ईयर तक आते आते मतलब एक तरह के सीनियर खुद आपके घर पे आके आपको उसका एक कमीशन का चेक है जो देके गया। जी तो जी कमीशन एडवोकेसी, रेफरल एडवोकेसी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट हमें ये चीज करनी चाहिए। अगर हमारे सीनियर को हम केस ला के देंगे तो सीनियर उसमें से हमको पे करेगा, जब उसको मिल रहा है तो आपको। करते हैं सर पहली बिल्कुल। बात। दूसरी बात मैम बिल्कुल जो मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व की, कि कभी भी छोटे से छोटा आदमी भी आ जाता है ना, तो वो किस तरीके से आपके लिए एक बड़ा सहायक बन सकता है केस लाने के लिए, गॉड नोज। जी तो ऐसे जी केस में उसकी अगर आप मदद कर पा रहे हो तो हमें करनी चाहिए, करनी क्योंकि वो चाहिए। सिक्का कहीं न कहीं है जो टर्न आउट है जो होगा ही होगा। मैं बिल्कुल। पर्सनली इससे एग्री करता हूँ। मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊं, जो मैंने अभी लिंकिंग शुभारंभ हुआ था, ये मैंने शेयर नहीं किया, और आप लोगों को बोल रहा हूँ सिर्फ खुद सुनोगे, इसके अलावा किसी और को शेयर नहीं करोगे। टॉप टॉप सीक्रेट है, ठीक है। जी सर। अभी जैसे ओके। अपने इवेंट के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा काफी पॉलिटिशियन आए थे, जी सांसद महोदय कह दो, है ना, विधायक महोदय कह दो, वगैरह वगैरह। मैं आपसे ऑनेस्टली जी कहना चाहता हूँ मेरा कोई पॉलिटिकल नेक्सस नहीं है। हुआ ये था, जी एक शख्सियत है जिसका नाम है राजेंद्र पालीवाल, जो यहाँ पे जी जिला अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। उनके जी बड़े वाले ब्रदर हैं, उनका नाम है अशोक पालीवाल, और वो जी करते थे प्रॉपर्टी के मैटर्स को वगैरह को डीलिंग विलिंग, ठीक है। उनकी लड़की है वर्षा, जो कि क्या करती है, जुडिशरी की तैयारी वगैरह है जो करती है। तो एक दो बार कॉल आया तो होता है ना, एक कम्युनिटी कम्युनिटी का कर्टसी अपन को दिखाना पड़ता है, सो एंड सो वगैरह। बिल्कुल। तो ऐसे केस में उनको मैंने लिंकिंग पब्लिकेशंस के बुक्स को भिजवाए थे, और जब उन्होंने पैसे वैसे ऑफर किए तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं सर, आपसे मैं कैसे ले सकता हूँ, सो एंड सो वगैरह। जी इस तरीके से कर्टसी है जो रहा। दो तीन बार ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तो वो उनके माइंड के अंदर एक ऑब्लिगेशन था। तो 10 दिन पहले जब मैं उनको इनवाइट करने गया था, नॉर्मल वे के अंदर, है ना, कि भाई सर आपको आना है वगैरह, किनको, अशोक जी को, वो जिला अध्यक्ष साहब को भी नहीं। तो उस दौरान उन्होंने बोला कि सर जब एफर्ट कर रहे हो तो इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करते हैं, सो एंड सो। उन्होंने राजेंद्र जी पालीवाल को फोन किया, फिर उन्होंने जी राजेंद्र गहलोत जी सांसद को फोन किया, फिर जी। उन्होंने विधायक अतुल बंसाली को फोन किया, फिर उन्होंने वाह विधायक देवेंद्र जोशी को फोन किया, फिर वाह। महापौर जो है वनीता सेठ, उनसे कनेक्शन हुआ, फिर यहाँ जी पे जो जसवंत जी मतलब आप समझना, एक छोटी सी चीज आपके द्वारा कभी भी की गई हो, वो लाइफ में कहीं न कहीं एक रिटर्न है जो क्या करती है, पेश है जो देके करती जाती है ना, वो है। देख के ही जाती है, राइट। तो ऐसे केस के अंदर जो मैम ने आपको एग्जांपल दिया, वो प्रैक्टिकल एडवोकेसी के अंदर वाकई में वर्क करता है, ठीक जी है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, आपको याद है हम लोगों ने एक एपिसोड किया था कि कोर्ट में छोटे से छोटा प्लेयर, उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल स्टाम्प बेचने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति आपके नोटेरी करने वाला हो, चाहे वो फोटोकॉपी करने वाले को, आपके यंग एडवोकेसी के दौरान उनसे आपका जो है ना एक कनेक्शन नेक्सस होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं की हमारे काम रात दिन उनसे होते ही होता है ना, चाहे चाय बिल्कुल। वाला ही क्यों ना हो। क्या चाय जी वाला तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इसलिए तो उनसे जरूर रखना, ध्यान रखना। जी। तो ओके। सीनियर बैठे होते हैं तो चाय हमें ही मंगानी होती है, उन्होंने ये कहना, ऋतु चाय बोल दो उनको। तो हमें भाग के चाय वाले के पास ये जाना, उससे ये ऐसे। मैडम मैडम ये लक्षण मैंने इन सबको सिखाया है, सिखाए थे कि नहीं सिखाए, तो बोलो हाँ, है ना। हाँ, हाँ सर। बट ये यस पता नहीं कितने सर। यस कितने कर सर। रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने इनको ये भी बताया कि अगर तुमको आती है शर्म तो कोई बात नहीं, चाय वाले से पहले से सेटिंग करके रखो कि भाई देख, तेरी चाय 10 रुपए की, मैं तेरे को 15 रुपए दूंगा, बट जी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं तेरे को फोन करूँ तो उसको चाय हाँ ऊपर लेके आ जाना, है ना। बिल्कुल। तो ये चीजें है ना, सीनियर भी सोचेगा यार ये खतरनाक आदमी है, आपके बारे में सोचेगा, है कि आज तक मैंने जी चाय जब भी मंगाई मेरे को भी वो नीचे जाके लानी पड़ती थी, और ये बेटा फोन पे मंगा रहा है।
है ना, हाँ जी। बेटा बेटी जो भी केस हो वगैरह। तो ये तो मैंने इनको थोड़े काफी कुछ प्रैक्टिकल बातें ऐसे बताने का सर प्रयास। मैं तो एक लड़की हूँ, तो थोड़ा वो घर वाली मतलब है ना कि तमीज से ट्रे में लेके आओ। तो जब भी हमारे सीनियर बोलते थे ऋतु चाय बोल देना, तो मैं उसको बोल रखा था चाय वाले को, प्लेट में नहीं ट्रे में लाना, कप अच्छे से साफ करके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बिस्किट साथ में हो, जब भी कोई क्लाइंट बैठे। तो सर बोलते थे जब हम चाय मंगाते तो केतली उठा के ले आता है, और जब ऋतु चाय मंगाती है तो ऐसे आती है बिल्कुल डेलिकेट तरीके से। तो वो बड़े खुश होते अच्छा, थे मुझे देख ये सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। के। ये देखो, इस चीज को है ना, इन्होंने अपना एक पॉजिटिव वाइब्स में क्रिएट कर कन्वर्ट किया, है ना। जी। अब जो नेगेटिव सोचेंगे वो सोचेंगे अरे ये तो वो जेंडर बायसनेस वाली बात हो गई। नहीं वो नहीं। नहीं है सर। है ना। अच्छा, चौथी बात जो आपने मैम। 15 रुपए ऑफर कर दिए उनको कि मैं पैसे ज्यादा दूंगा, मैंने भी बोला आपको अच्छे पैसे, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल तरीके से लाओ, क्लाइंट खुश होके जाना चाहिए अच्छे से चाय पे। और सर खुश हो जाते थे हमारे कि बहुत बहुत तरीके से काम करती है। मैम मैंने एक चीज इनको नहीं बताई, आज आपसे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है तो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने चाय वाले को मैं दिवाली पे गिफ्ट दिया करता था, जब है वाह। ना अपने फील्ड में थे ना। क्योंकि देखो, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई वकील आके उनको कुछ देगा। और आप में से सभी लोग की बात कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके कोर्ट प्रिमाइसेस के अंदर जो चाय वाला है या फोटोकॉपी वाला है उसको कोई कुछ नहीं देता, ओकेजन पे कोई कुछ नहीं देता। अगर बिल्कुल। आपने दिया है ना तो वो आपकी एक अलग इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये और सच है। फिर वो बंदा जो है ना भूलेगा नहीं आपको। ये इट्स माई जी। वर्डिंग्स टू यू। जी। आपका वो छोटा सा 300 रुपए या 200 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, वो हम्म। आपको एक रेस्पेक्ट के रूप में बार बार रिटर्न देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपसे चाय के पैसे देने से आप चाय रहने दो, वो हाँ पैसे जी। जबरदस्ती नहीं लेता है, ऐसा भी होता है। जी। जी। खैर। बिल्कुल। और चौथी बात ऋतु मुझे जो मैम ने आपसे सीखी वो ये भी ऑब्जर्व किया आज की क्लास सेशन के अंदर, कि मतलब हमें जूनियर और सीनियर का जो एक तबका होता है, जो एक एथिक एटिकेट्स होता है, वो भी मेंटेन करना होता है। मतलब अगर बिल्कुल। आप मान लीजिए किसी भी सीनियर का भी केस अगर आपके पास में आ रहा है तो आप उनको कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करने से क्या होगा, कहीं कहीं जो है वो चीज बड़ी उस सीनियर की नजरों में आपका एक अच्छा ऑरा बनेगा, कि भाई देखो जी। इसने केस आया तो भी मुझे चला के पहले बताया, इन्फॉर्म किया, सो इन सो वगैरह वगैरह। तो वो बहुत एक मायने रखता है ना। और भी पता नहीं कई सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में डिस्कस हुई वगैरह। हाँ जी। अब आप में से किसी कैंडिडेट को इन टॉपिक्स पे कोई बात पूछनी है? एनीवन? लिमिटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके पास में है, एनीवन? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए कपिल जी। सर जैसे मैम ने बोला कि अपने पास कोई भी केस आता है अपन उसको ले लीजिए। हाँ। सर जैसे किसी केस के बारे में सर नॉलेज नहीं है तो उसको कैसे डील करेंगे सर? पहले आप बताओ, इसका आंसर मैंने पहले दिया था कि नहीं दिया था, पहले वो बताओ। मतलब तुम है ना, मेरे वाले सवाल जो मैं आंसर दे चुका हूँ वापस से वो मैम के मुंह से सुनना चाहते हो क्या? मेरा खून पी रहे हो, चलो ठीक है। मैम को मुझे अगले एपिसोड में लाना है। बट हाँ, यस मैम, प्लीज रितु मैम। सर मैं कपिल जी को इस बात का जवाब ऐसे दूंगी, कोई भी कभी भी कंप्लीट संपूर्ण नहीं होता है, और वेरी हर ट्रू। काम आपके लिए पहला और नया ही होता है। हम्म। कभी कभी तो सर सीनियर्स के पास भी ऐसे मैटर आते हैं जिनकी उनको नॉलेज नहीं होती, और हम्म। वो अपने सीनियर से पूछते हैं या अपने कुलीग से पूछते हैं। तो इस चीज से कभी नहीं घबराना, हर चीज हमेशा नई होती है और आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आप केस ले लीजिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। आप उसके बारे में खुद ही पढ़ने, पहले तो वो फाइल पढ़ लीजिए, फिर उस फाइल से संबंधित सेक्शंस पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर तो है ही, गुरु तो है ही, उनको छोड़िए मत, उनसे सलाह लीजिए। और इतने सीनियर है सर कोर्ट में, आप किसी से भी पूछिए वो आपको सब मदद करते हैं, और धीरे धीरे काम आ जाता है सर। और काम ऐसे ही आता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ सबको आता है। बड़े बड़े सीनियर्स भी कभी कभी उलझ जाते हैं। अभी बहुत सारे मैटर ऐसे, हाई कोर्ट के रिट लगानी है कहीं पर, कहीं रिवीजन और अपील में सीनियर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उनको ढूंढ ढूंढ के बताते हैं सर इसमें रिवीजन जाएगी, अपील नहीं जाएगी। जैसे हम्म। 138 के मैटर है, सेशन में अपील चली जाती है, और लेकिन सेशन के बाद अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हो तो वहां अपील का काम खत्म हो गया, अब वहां रिवीजन जाएगी। तो गलती हुई सीनियर से, तो उन्होंने हमसे भी पूछा, हमने किसी और से पूछ के सीनियर को भी गाइड कर दिया। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जब भी आए हर बार नया काम आएगा, और हर बार आप वो काम आपको सिखाएगा। पैसे मिल गए तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है, ना मिले तो काम तो सीखने को मिलेगा। तो काम नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। और और मैं कुछ जी। याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों की मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ। एक बार मैंने आपको क्लास में एक सेशन लेके बताया था कि अगर मान लीजिए किसी केस के बारे में जानकारी नहीं है तो एटलीस्ट उससे डॉक्यूमेंट ले लो, और ऐसे प्रिटेंड करो कि मुझे थोड़ा 24 घंटे का टाइम दो, मैं फाइल को स्टडी करके फिर आपसे थोड़ा प्रॉपरली डिस्कशन करूंगा। अभी हम हाँ लोग क्या जी। है, ऊपरा ऊपरी डिस्कशन करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा बहाना बिल्कुल। करके उसे 1-2 दिन का टाइम ले लो, और उस 1-2 दिन के अंदर फिर आप गलियारे घूम जाओ, सीनियर के बिल्कुल। सीनियर के ऑफिस में जाके। सिखाया था कि नहीं सिखाया था?
बिल्कुल। यस सर। नहीं सर बनाया। सर मेरे साथ कल के डेट में एक हुआ सीन कि एक क्लाइंट ने मुझे फोन किया सर, हम्म। और उसको उसका दो उसके कांटेक्ट का दो आदमी था जो कस्टडी में चला गया था, उसका बेल टूटा हुआ था। हम्म। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि कितने दिन में इसका बेल होगा, एक्साइज का था शराब वाले। तो उस क्लाइंट ने मुझसे कहा कि आप बताइए मैम कि इसमें बेल कब तक हो जाएगी, एक दिन में हो जाएगी या 2 दिन में हो जाएगी। मैं इस चीज को जान नहीं रही थी कि एक दिन में होगी 2 दिन में होगी। कस्टडी उसका बेल टूटा हुआ था इसलिए वो कस्टडी में गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको रिकॉर्ड मैं देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अब वो पहले भी एक बार मुझे जांच किया था कि मैम मेरे से एक क्लाइंट को पकड़ाया है 250 ml शराब के साथ, तो उसका बेल के हाई कोर्ट से होगा या फिर यहाँ से। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ से नहीं होगा, हाई कोर्ट से होगा। ऐसे ही अंदाज से मैंने बोल दिया था, लेकिन सही बोला था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो यहीं से बेल मिल गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही। सो तो हम लोग कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मिलेगा। लेकिन हम ज्यादा नहीं बोल पाए कि कंफर्म थे नहीं। ये जब कोर्ट में गए इसमें से बात के बोले कि नहीं आप सही बोले हैं, सो हाई कोर्ट से ही होगा, यहाँ पर वो झूठ बोला है। और यही बात इसमें भी हुआ कि उसने कहा कि बेल टूट गया है, उसका क्या करेंगे, कब तक होगा। मुझे आइडिया नहीं हुआ, मैंने कहा कि रिकॉर्ड देखकर उसके बाद मैं आपको बोलूंगी। और वो बस कॉल डिस्कनेक्ट हाँ, कर तो दिया ये और उसके बाद कॉल। ये टैक्टिस तो में आना ही चाहिए कि क्लाइंट को आप थोड़ा एक नेक्स्ट डेट दो, और इन इस बिटवीन जो है ना, आप इस चीज़ की स्टडी करें कि भाई इस केस के अंदर हमें सीनियर से जाके बातचीत करनी है, और सीनियर पे पास जाने से पहले खुद फाइल को स्टडी करके रखो, वो मायने रखता बिल्कुल है। बट रीना जी, बिल्कुल। यहाँ पर आपकी गलती मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप कंफर्म नहीं थे तो आपको हाई कोर्ट भी नहीं बोलना चाहिए था। हम्म। आपको उसको कोई आंसर नहीं देके उसको कुछ शाम को अगले दिन आके मिलने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, जी कि भाई एक बार आपका बिल्कुल। रिकॉर्ड देखने के बाद आपसे हम कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आप कल नहीं, वो मॉर्निंग बता 11 रहा बजे है आइए। कि वो बोल रहा था कि मेरा बेल हो चुका है, अगर आपके पास ये केस आता तो आप कब कैसे करती, मतलब हाई कोर्ट को अरे, करती या फिर पहली बात तो ये कि क्लाइंट्स से हमको लीगल पॉइंट पे जिसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं, बहस ही नहीं करना अपने को। क्लाइंट को जी इतनी इज्जत क्यों इजाजत क्यों देते हैं कि वो आपसे आपके लीगल नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास करे, है ना। जी जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना क्लाइंट को लगेगा कि अच्छा भाई, इनसे तो और भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं, और एक भी पॉइंट पे मान लीजिए कोई गलत ओपिनियन चला गया तो वो 10 जी जगह जाके बोलेगा इनको आता नहीं है, चाहे आपने कितना बिल्कुल ही जेंटलहुड के साथ में उनको डील जो किया हो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। है ना। चलिए। ओके। सर ये जो ओके जी। प्रैक्टिस का जो स्टेज होता है सर, निचले कोर्ट से करना चाहिए कि कपिल हाई जी, कोर्ट आपकी से वॉइस डिस्टर्ब करना हो रही है चाहिए। सर। आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है कपिल जी। सर ये जो प्रैक्टिस का जो स्टेज होता है सर, निचले कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए सर प्रैक्टिस की हाई कोर्ट से। निचली कोर्ट से ही करनी चाहिए आपको, मैं अपने मुंह से सुनना है। मैम प्लीज आप कहिए, बताएं इनको। बिल्कुल सर, आपने एक ही शब्द में सब सम कर दिया, गागर में सागर भर दिया, क्योंकि बेसिक सारा नीचे की कोर्ट में ही है। ऊपर तो हम्म। सिर्फ अपील रह जाती है, रिट्स रह जाती हैं, एसएलपीज रह जाती है। तो आपको कुछ भी सीखना है, मैंने तो सर क्लर्क से शुरू किया। मुझे तो टेबल साफ करना पहले आना चाहिए, फाइल की मिट्टी झाड़नी पहले आनी चाहिए, आपको फाइल कैसे बनानी है, उसको सिलना कैसे है वो आना चाहिए, टैगिंग कैसे करनी है, पेजिंग कैसे करनी है, इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए। बेसिक से बेसिक चीज आनी चाहिए। जब मैं वकील बन जाऊं तो मैं किसी भी काम में डरूं नहीं, घबराऊं नहीं। मुझे पता होना चाहिए वकालतनामा क्या होता है, मुचलका क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, जमानत क्या होती है। तो ये इन चीजों से, अब सर तामील क्या होती है, ये तामील उर्दू शब्द है। जब बेसिक सीखोगे नहीं, सर बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट आते हैं हाई कोर्ट से, उनको पता ही नहीं है मुचलका क्या होता है, तो वो घबराए घबराए से घूमते हैं। तो जब तक हम नीचे से नहीं सीखेंगे, शुरू से नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। ऊपर से तो नीचे ही गिरेंगे अगर गलती करेंगे तो इसलिए हमें बेसिक मजबूत करके चलना है। तो 2 साल 3 साल का जो अभी आ रहा है ये मैंडेट, ये भी जरूरी है सर, सीखना चाहिए। एक जूनियर को, एक वकील को पहले पक्का हो जाना चाहिए, फिर काम आए तो मजा आता है, फिर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे। ना भी पता होगा, जैसे मेरे सीनियर मुझे मिले थे लीगल एड काउंसिल, मेरी फाइल पढ़ने से पहले उन्होंने मेरे चेहरे से बता दिया कितने साल हुए यहाँ रहते हुए, ये लड़के कब से तंग कर रहे हैं, एफआईआर हुई कि नहीं, 354 लगी क्या लगा। मैंने सोचा ये जादू कैसे हो गया, उनको कैसे पता मेरी फाइल बिना पढ़े। ये सर इसी चीजों से आता है, जब आपको बेसिक नॉलेज पूरी होती है। तो वकालत नीचे से शुरू करो, एनरोलमेंट आप कहीं पे भी करा लो, और बाद में आप 2 3 साल बाद जो मालिक की मर्जी, क्या पता आपको कहाँ का केस मिल जाए, हाई कोर्ट वेरी मिल गुड। जाए, सुप्रीम कोर्ट मिल जाए। और काम करते करते ही काम आता है सर। हाँ जी। तो ट्रायल कोर्ट से वकालत शुरू करनी चाहिए कपिल जी, क्लियर है। क्लियर तो पहले भी था, भरोसा नहीं था मेरे ऊपर। नहीं, मैडम आए, मैडम से ही पूछेंगे, ये वैसे बहुत अच्छी बात है। सर और थोड़े सर एक बात
पूछिए सर फटाफट पूछिए। हमारे प्रोफेशन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है। हम 2-3 महीने हुआ है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन भी हो फ्रस्ट्रेशन रहा है। आता है, ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसके साथ कैसे मैं डील करूँ? अ, अरे यार तुम्हें साइकोलॉजिकल सवाल तो मैं बढ़िया से आंसर दे दूंगा। अभी मैम का, आप मैम के नॉलेज का फायदा नहीं उठा रहे हो तुम लोग। मैम से वो पूछो जो मेरे बस का हो सकता है, बिल्कुल अभी है ही नहीं। ये थ्योरेटिकल साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मैं दे दूंगा बाद में। और मेरा जो सीनियर है वो हाँ, भी मॉडरेट वकील है, ठीक मतलब 14 साल ऐसे ठीक है। एक्सपीरियंस है। आगे। उसके भी सीनियर है, तो वो उसका सीनियर का बहुत एक्सपीरियंस है उनका। हाँ हाँ। तो एक आध दिन होता है, केस भी नहीं है, तो हम लोग हम्म। कुछ नहीं करते हैं। हम तो कोर्ट रूम में बैठा रहता है, इधर उधर नहीं घूमते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है ऐसे। अच्छा, आपको 30 दिन में 30 नए केस चाहिए, ऐसा है क्या? ये तो मैम वैसे इन्होंने ने अपने तरीके से पूछा हो, बट एक जेन्युइन कंसर्न है कि कई बार ये जो हम यंग एडवोकेट्स हैं कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो आज दिन भर कोई हियरिंग ही नहीं है, या सीनियर नहीं आए, तो वहां पे दिन भर बैठे बैठे, या फिर मान लीजिए कोई कंसर्न केस नहीं है वगैरह, तो फिर वो बैठे बैठे लगता है कि जिंदगी बेरोजगारी का गीत है, गाते जा रहे हैं गाते जा रहे हैं, ऐसा इनको महसूस होता है। हाँ तो सर, हाँ। ऐसा फेज आपकी लाइफ में भी कभी रहा कि भाई कोर्ट गए और कुछ कामकाज नहीं है? सर सबको हमेशा हर दिन सब कुछ नहीं मिलता, किसी दिन तजुर्बा मिलता है तो किसी दिन पैसा मिलता है। जिस दिन मुझे फीस मिलती है ना सर, उस दिन मेरे को कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ नोट लेके घर आती हूँ। और जिस दिन मैं कोर्ट में जाके मेहनत करके सारा दिन थक हार के आती हूँ ना, तो एक भी पैसा जेब में नहीं लाती। तो ये तो सर इस चीज के बारे में ज्यादा अपने आप को ना रख के कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ या मैं परेशान, आप लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ो, इतने लॉज हैं वो पढ़ो, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, और आपकी ये नॉलेज पता नहीं कहाँ काम आ जाएगी। आज सुबह काम नहीं है, शाम तक आ जाएगा, आज नहीं है तो कल आ जाएगा, काम ने तो आना ही है। आप अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि कोई भी काम, कोई भी जिंदगी में आगे आपके उलझन या तकलीफें आएंगी, क्योंकि क्लाइंट्स मुसीबतें लेके आएगा, आपको उसका हल निकालना आना चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप दुनिया की कैसे मदद करोगे? आप कभी मत घबराओ कि आज पैसे नहीं आ रहे या 30 दिन हो गए। मेरे सीनियर सीनियर के पीछे भागने से, उनकी फाइलें उठा के ले जाने से कुछ नहीं होता। आपको काम खुद सीखना होता है। कोर्ट में खड़े हो जाओ, जाके पॉक्सो की कोर्ट में चले जाओ, देखो गवाही कैसे हो रही है, मर्डर केस में सुनो गवाही कैसे हो रही है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस काम आएगा आपके। कभी भी कोई भी समय अपना सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये समय ही आपके पास है जो बहुत कीमती है, और यही पैसा बनाएगा। पैसे के पीछे बिल्कुल। शुरू से ही मत भागो। आप काम पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, सीखो जितना, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं आपके पास, और आप सोचते हो पैसे भी जल्दी से आ जाएं, केस भी जल्दी से आ जाए, और आता कुछ है नहीं। अभी वेरी आपको ट्रू। सीखना है सर। और आप ये भी कर सकते हो ना कि आप भाई आप लिंकिंग ऐप का जुडिशियल कोर्स सब्सक्राइब कर लो। हाँ और जब जी। और पूरी पूरी खल्लास क्लासेस देखो, उनको समझो कैसे सर पढ़ा रहे, क्या क्या अच्छा, पॉइंट्स बता खल्लास रहे क्लास तो फिर भी यूट्यूब पर है, मतलब आप जुडिशरी का कोर्स सब्सक्राइब कर लो, और उसके हैं। बाद में जब कोर्ट में फ्री टाइम बैठे रहते हो तो क्लासेस देखा करो, है ना? बिल्कुल। ये ये कितनी भी ये लंबी भी ये भी पढ़ेगी? ये भी आइडिया बुरा नहीं है। देखो आपके आखिर तो तो फ्री कानून तो टाइम तुमको होता तो सीखना ही आपको पड़ेगा वही ना। जी। बिल्कुल सर। क्लासेस में सर फ्री आई बैठते हैव हैं। अ क्वेश्चन सर। चलिए जी। तो सर मुझे रितु पूछना है मैम, कुछ। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब वाह। ये कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, एकदम आंखों के सामने इमेजिनेशन में चल रहे थे। जब आप जी बता सर। रहे थे ना कि आप फैमिली के साथ में थे, और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति का कॉल आया, फिर आप उस बगीचे में पहुंचे, तो हमारे माइंड के अंदर बकायदा इमेजिनेशन हो रहा था। जी। इमेज क्रिएट हो रही थी कि अच्छा हाँ, अब आप वहां पहुंचे, वहां पे इतनी लेडीज बैठी, इतने जेंट्स बैठे हैं वगैरह, आपने उनसे जी। बात कही वगैरह वगैरह, है ना? तो ये रियल टाइम जो अनुभव होता है ना, वो बहुत और के बेशकीमती जो होता है। तो एक बिल्कुल सर। थैंक यू शब्द जो है हेलो। ना यहाँ पे इस सेशन के लिए बहुत कम रहेगा, बट दिल अरे से सर, इतना कहना चाहता हूँ, मतलब ऑनेस्टली वी आर ऑब्लाइज, है ना? और सर ये मेरा फ्यूचर में मैम, सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। एक मतलब वो हान ही हान को समझता है। आपका नेचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरू से जब से मैंने आपकी क्लासेस शुरू की और पढ़ाई शुरू की, और आपने मेरे कहने पे हर जुडिशरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। मैं आई एम हाईली ऑब्लाइज, आपने इतना मान दिया सर। बिल्कुल मैम। मम्मी और जरा उधर। हेलो। हाँ जी। तो रितु मैम, थैंक यू सो मच, और मैं फिर आपसे कनेक्ट करूंगा, है ना? सर, और आप सभी लोग भाई मैम को स्पेशल थैंक यू बोलो सर फटाफट। गुड थैंक यू इवनिंग मैम, सर। गुड मेरा नाइट। नाम थैंक यू सो कृष्ण मच है। मैम।
थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, धन्यवाद ma'am. मैम, आपका आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत हौसला धन्यवाद नहीं मैम। छोड़ना, घबराना नहीं, जैसे Sir, हमारे मेरा एक संसद question पांडे है. सर कहते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. कैन आई आस्क यू? हाँ जी, पूछो पूछो मीरा जी, वरना नींद नहीं आएगी आपको, पूछो। रितु मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हम एज ए जूनियर फॉर्म में होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि सीनियर हमें किस वे में देखना चाहता है? आई मीन हमारा लाइक डेकोरम या डिसिप्लिन वो सब कैसा रखना चाहिए? और दूसरा ये कि सीनियर के साथ हमें किस लेवल तक बाउंडिंग रखनी चाहिए? आई मीन अगर इन केस किसी इशू पे आर्गुमेंट होता है तो हमें अपना ओपिनियन किस किस लेवल तक देना है, कितना सुनना है, कितना खुद का बोलना है? प्लीज वो बताइए मैम। सर देखिए मैम, मैं इतना बताऊंगी कि सीनियर है ना, जो गुरु है, वो सब जानते हैं, वो खिलाड़ी हैं, उनको सब यस कुछ मैम। पता है। हम जिस भी वे में बात करेंगे ना, हम बच्चे हैं उनके सामने, उनको सब कुछ पता है, और वो जानबूझ के आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे और इनोसेंट बन के भी बात करेंगे। तो आपको अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपने मान सम्मान के साथ, एक डिग्निटी के साथ अपनी बात को रखना है, बिल्कुल रिस्पेक्टेबल वे में, कभी गुस्सा नहीं करना, एरोगेंट नहीं होना, अकड़ नहीं दिखानी, वो कर उनकी सुननी जरूरी है। उनको जितना हम सुनेंगे, बी ए गुड लिसनर, उनको सुनो, आप जवाब मत दो, एकदम से एग्रेसिव मत हो जाओ। अपना ओपिनियन देना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगी आप अपनी बात ना रखें, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो शट योर माउथ, बिल्कुल चुप होके साइलेंट होके सुनो। जब वो शांत हो जाए उसके बोले मैं आया, मतलब उनसे परमिशन लेके बात करो, देखना आपको कितनी इज्जत मिलेगी। और आप अपनी डिग्निटी, आज ही तो आप जूनियर हो, 2-3 साल यस की मैम। बाद तो आपके जूनियर आने लगेंगे। मैं तो जिस दिन एनरोल होके आई थी, मैंने अगले दिन जिसने एनरोल कराया उसको जूनियर मानती थी, तू मेरा जूनियर है, जबकि वो मेरे क्लासमेट है। तो मैम कहने एक्चुअली का मेरे भाव, साथ क्या हुआ कि जैसे आपने बोला मैंने सेम ऐसे ही किया, तो सीनियर ने मुझे ये रिप्लाई किया कि जब आप मेरे से आर्गुमेंट में ओवर नहीं कर पा रहे तो इन केस मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ जज के सामने किसी केस मैटर में, तो आप वहां कैसे दूसरे एडवोकेट को डील करोगे? ये अगर उन्होंने ऐसा सवाल किया है तो आपको उसी हिसाब से ऐसा जवाब देना चाहिए कि सर अब मुझे मौका दे, मैं अपनी बात ऐसे रखूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, तो अपने आप यस को मैम। डिफेंड करना तो आना चाहिए हाँ वो अपनी तो बात। है और मैम obviously। कोर्ट में तो दोनों तरफ आपके ऊपर तीर चल रहे होते हैं, जज भी सवाल पूछेगा और दूसरा काउंसिलर वो आपको हर बात पे काटेगा, चाहे हमारी कॉस्ट नहीं लगी तब भी बोलेगा ऋतु कॉस्ट ऋतु पेंडिंग है। मैम, कहते यस हैं ना कि जब एक कुकर में अपन खिचड़ी चावल मूंग की दाल वगैरह पकाते हैं, तो जी एक लिमिट तक जो है इनके माइंड में उतर जाएगा। इन सब का माइंड जो है प्रेशर कुकर की तरह है। तो सर। आज जितने सारा नॉलेज का आपने वो कॉम्पैक्ट डिस्क दिया है ना, मेरा ये मैं चाह रहा था कि इनको एक दो दिन इनको थोड़ा प्रोसेस में होने दीजिए, है ना। जी फिर जो सेकंड स्टेप का डिस्कशन होगा उसमें और मजा आएगा, है ना। बिल्कुल। इवन सर मेरा अपन एक क्वेश्चन है मैम से। अभी अगर ढंग का क्वेश्चन नहीं जी हुआ ना, सर। मैं, जी हाँ सर। बताओ। हेलो मैम। जी जी। मैम हाँ जी मेरा बेटी। ये क्वेश्चन है, जैसे कि मेल एडवोकेट्स जो रहते हैं वो उनके क्लाइंट्स के साथ इस तरीके से का कनेक्शन बना के रखते हैं, कुछ आउट ऑफ द लीग जाकर भी उनसे बातें कर लेते हैं, तो क्लाइंट जो है वो मेल एडवोकेट के साथ ज्यादा कनेक्टिव फील करता है। पर ऑन द अदर हैंड जो फीमेल एडवोकेट्स रहती हैं वो अपने क्लाइंट के साथ सिर्फ काम की ही बातें कर पाती हैं। और उस मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से टर्म्स मेंटेन करे कि वो उतना ही कनेक्टेड और उतना ही अश्योर्ड रहे उस फीमेल एडवोकेट के बारे में। मेरा सर इस बात में जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे जितने भी क्लाइंट मिले हैं ना या आए हैं मेरे पास, वो यही बोलते हैं मुझे तो फीमेल एडवोकेट की जरूरत है, और आपके जैसी बोल्ड चाहिए जो लड़कों को भी पीछे छोड़ दे। तो मुझे तो ये मजा आया, और मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास ज्यादातर क्लाइंट, जेंट्स क्लाइंट भी यही कह के आते हैं कि हमें फीमेल एडवोकेट चाहिए और आपके जैसी बोल्ड चाहिए जो वो काम करे। तो अपने आप को बोल्डनेस में रखिए, आप खुल के बातचीत कीजिए क्लाइंट से, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको लगना चाहिए कि यस यू कैन, आप कैपेबल हैं, उनको आप हारने नहीं देंगी। देखिए हमें शुरू में कई बार पता होता है कि किस इस केस में ये हारेगा और ये काम गलत करके आया है और ये कुछ झूठ भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने क्लाइंट को डायरेक्टली अगर बोल दें कि आप हारोगे, या वो नहीं कहना है आपको, उसकी नेगेटिव बात करनी, जैसे सर ने अभी बोला नेगेटिव बात नहीं करनी,
पॉजिटिव रह के उसकी बात को समझो, और अपने आप को साबित करना ही होता है। हर बार आपको अपने आप को साबित करना होगा कि आई एम द बेस्ट एडवोकेट, और मेरे से अच्छा तेरा काम कोई नहीं करेगा। ये ट्रस्ट क्लाइंट के माइंड में जाना ही चाहिए, और इसके लिए बाय हुक एंड क्रुक। अब आप कह रहे हो कि जेंट्स एडवोकेट है, हाँ वो तो बाहर जाके सिगरेट भी पी लेंगे, वो उनके साथ शाम को ड्रिंक भी कर लेंगे, हम जी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें क्लाइंट को छोड़ना भी नहीं है। तो उनको कंफर्ट जोन देने के लिए आप अपनी अपनी वकालत, अपने पॉइंट्स, अपना जो लीगल ओपिनियन है वो उनको अच्छे से शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि इतना घुलने मिलने से ही, कई बार इन चीजों से क्लाइंट नेगेटिव भी हो जाता है कि यार ये तो एडवोकेट क्या करता है, दिस इज द शाम को पॉइंट टाइम रितु जी। खराब करता है। सजल जी, मैं आपके इस ओपिनियन को टोटली रिबट करता हूँ, हाँ जी। ठीक है। जी मैम ने तो कर्टसी के नाते आपको शायद उसका एक पॉजिटिव सिनेरियो के एंगल में ही बात बताया, बट आपके माइंड के अंदर ये जो ओपिनियन है कि वो बियॉन्ड द क्लाउड जाके वो जो मेल एडवोकेट है वो ऐसा कुछ डील वील करता है, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस होता होगा। हाँ, एक रेयर ही है। प्रोफेशनल पर्सन जो है ना, कभी भी क्लाइंट के साथ में ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल पता है कि इनफॉर्मल होने के बाद में फिर फीस का नुकसान और भी चीज़ का नुकसान, टर्म्स बिगड़ेंगे, थोड़ा सा भी मामला ऊपर नीचे हुआ तो वो आपको सुनाएगा। तो ऐसा नहीं होता, तो ये शायद आपका थोड़ा सा यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन या गलत फहमी है ना। बिल्कुल सर, ऐसा हर केस में जो नहीं होता है। और रही बात बिल्कुल फीमेल का, जैसे आपको मैम ने बताया, बोल्ड बनो, काम की बात ही सुनना चाहते हैं और काम की बात का ही लोग आपको पैसा पे करना चाहते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। इसलिए ओके कोई रितु इक्का मैम, दुक्का ही थैंक यू क्लाइंट मैम। होता है सर, कोई थैंक इक्का यू सो दुक्का ही मच होता है जो रितु इस जी तरह मैम। का। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप नोट करके रखना, मैम के साथ एक और सेशन होगा, ठीक है। हेलो और उस समय आप मैम का थोड़ा सा और खून पी सकते हैं, इफ मैम परमिटेड। सर। ओके मैम रितु मैम, ऑनेस्टली थैंक यू सो बहुत मच अच्छा फॉर सेशन था। ज्वाइनिंग अस। सर और फिर वापस थैंक यू कनेक्ट करता मैम। हूँ मैम आपसे। जी थैंक यू, सर, और सभी की थैंक यू तरफ से सो मच। थैंक्स अलॉट मैम, थैंक यू। सर सर थैंक यू मैम, सौभाग्य मेरा, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू नमस्कार सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नाइट सर। थैंक यू मैम, गुड नाइट। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको, वो तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया है। हाँ जी। अब जी सर तुम लोगों को सुनाने वाले हैं। हाँ, वो सुनने के लक्षण ही किए हैं कई लोगों ने, हैं। तो कहाँ गया वो साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन? मिसब जी, हाँ, कैसा सॉरी सर, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको? अरे कोई हंसेगा नहीं। हाँ सर जी, सॉरी सर, सोशल मेरे को हो एजुकेटर रहा है से सर। मिलाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मेल एडवोकेट बाहर जाके ऐसी चीजें करते हैं, रजल जी, हाँ। सर मेरा अरे कहने का मतलब ये था हाँ, कि वो इस तरीके से जिसके पास मैं जाती हूँ जो सीनियर है आपको एडवोकेट, सवाल ये वो पूछना उनके चाहिए। देखो सुनो, साथ। आपने जी सवाल सवाल कॉन्सेप्ट अच्छा था, पूछा गलत तरीके से। आपको ये पूछना चाहिए था कि जी मैं मेल ओ एडवोकेट सर। तो कई बार क्या फील्ड वर्क भी कर लेता है ना, जैसे जी जी पुलिस स्टेशन भी चला जी जाता है, तो हमारे लिए बीइंग अ गर्ल वो थोड़ा इजी गोइंग नहीं था। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। अब सही जवाब नहीं, सही सवाल नहीं पूछोगे तो सही जवाब कैसे मिलेगा बॉस? हाँ, सीखो, समझो इस बात को, हमें एक्चुअल में पूछना क्या है। कई बार अगर मान लो गलत इंटरप्रेटेशन किया, हो सकता है आपका ऐसा इंटेंशन ही नहीं था कि भाई जी मेल जी एडवोकेट बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, लिकर कंज्यूम कर रहा है, ये आपका इंटेंशन ही नहीं था। जी हसनैन जी, आपसे आवाज आ रही है सर, आपको पता ही नहीं चल रहा है। माइक सर एक बार थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू। तो समझो कि आप बेसिकली सवाल जो है वो क्या आप जानना क्या चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। सर देखो मेरा हमारा जी हमारा सर मेरा क्वेश्चन जो है ना वो कहने प्रॉपरली का होना बहुत मतलब ये जरूरी था। है। जी चलिए ठीक सर है। मेरा कहने का मतलब ये था। जी ओके। सर अब मेरा एक आपके सवाल कहने है का आपसे। मतलब मैं तो समझ हेलो। जाऊंगा, लेकिन कोर्ट नहीं समझेगा ना। हेलो जी जी हाँ सर। जी, यस सर, कपिल जी हेलो। बोलो। सर। सर मेरा एक सवाल है आपसे। हम्म मेरे पास एक सर रिसेंटली एक फाइल आई है। हम्म वो लोग 73 में अपना विलेज छोड़ चुके हैं हम्म और वो अभी दिल्ली में सेटल्ड हैं। हम्म फादर उनके 73 के बाद 81 में एक्सपायर हो गए। मदर उनकी साथ में, उनके बेटी हैं उनके उनके साथ में रहती हैं। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में उनकी एक लैंड है, पुश्तैनी लैंड है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। 73 का उनके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है केवल, और 81 का एक खतौनी है। जो लैंड वो बेच चुके हैं 81 में ही। वो अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि कोई भी कोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट, या तहसीलदार, नायब तहसीलदार कपिल या। चौहान जी, कपिल चौहान जी सर, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मोबाइल को स्टेबल रखो सर।
आराम से एकदम 10 बजे वाले मूड में एक सवाल पूछ रहे हो, घूम रहा है मोबाइल आपका इधर से उधर, एक जगह रख लो। सॉरी आपका सर। कंसर्न कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर है, जैसा मैं सुन पा रहा हूँ कि कोई लैंड का कोई डिस्प्यूट है जिसमें आप कोई ओपिनियन चाह रहे हैं, करेक्ट जी। है ना? तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार पर्सनल मेरे को भेजना, डीएम करना @तनसुख सर पे, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी भेजिएगा, और उसमें आप एक ऑडियो नोट डाल देना। अगर किसी कारण से अपन कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाए ना, एक ऑडियो नोट डालना, तो अपन उसको थोड़ा डिस्कशन अच्छे से कर पाएंगे सर। ठीक है? ओके सर। अभी अभी क्या है कि वो चीज़ सबको समझ में नहीं आ पाएगी, और थोड़ा सबका समय थोड़ा सा है ना वो एक तरीके से इन्वेस्ट हो जाएगा। जी ओके, सर। टेक माय हेलो वर्ड्स पॉजिटिवली, राइट? ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। क्वेश्चन पूछना ढंग का होना चाहिए, पूछो। अरे हाँ जी सर, वो मैम ने बोला था पीआईएल मैटर का, थोड़ा मैम ने समझाया, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा प्लीज। और मैम ने एक मैटर के अंदर वो जो पीआईएल फाइल किया था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में, तो उससे क्या हो गया, उनका जो पेंशन मैटर रिलीज होना वो इन्होंने करवाया, क्योंकि उनको पेंशन मिल नहीं रही थी। तकरीबन 1000 कर्मचारी, 1000 कर्मचारी थे, उनको उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी। तो इस मुद्दे को इन्होंने दोनों एंगल से डील किया, कोर्ट के अंदर पीआईएल भी फाइल किया, और एट द सेम टाइम पे उन्होंने जो पॉलिटिकल नेक्सस है अरविंद केजरीवाल वगैरह, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिए कि भाई इनका जो है ये रिलीज है जो किया जाए। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक पीआईएल के मैटर के थ्रू जो है अपनी वकालत का एक बेहतरीन कदम है जो उठाया, दैट सी वांट टू कन्वे टू यू ऑल कि जब भी आपको कोई मौका मिले, गो अहेड विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, हाँ जी। सर इसे फिर हम कैसे डील कर सकते हैं, और अनदर सेकंड साइड। ऑन द अदर सेकंड मतलब कि आप इंडिविजुअली आप डिपार्टमेंट को क्या आप सूट फाइल करना चाहते हो क्या? आप पूछना ऐसा क्या तो चाह रहे हो ये केस बताओगे आया। मुझे। हाँ सर, एक एक आया है ऐसा, एक केस मुझे मेरे पास आया है। एक टीचर है और उनका भी अभी जो उनको भी पेंशन, वो क्या बोलते हैं उसको, एक बात उनको बताओ, पैसे। एक बात बताओ मुझे, आप लोग है ना एजीपी प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ों को थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हो, सुनो कैसे। अब जैसे आपके पास केस आए, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपके पास जब केस आए तो पहला जुगाड़ ये करो कि आपके कोर्ट में जो आपके सीनियर वगैरह हैं उनसे मुलाकात करना, उनको साथ में ऐड ऑन करना। यहाँ से बैठे बैठे मेरा वकालतनामा तो साइन नहीं होने वाला है ना, आपको अपने उस केस में हो सकता है अपने सीनियर को ऐड ऑन करना पड़े। मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि वो लाइजनिंग पहले क्रिएट करो। हाँ, अगर वहां से नहीं हो रहा है वो शॉर्ट आउट वगैरह, क्योंकि देखो रूपाली जी, मैं आपको कितना भी अच्छा ओपिनियन दे दूं, बेस्ट ओपिनियन डॉक्यूमेंट के बिना कभी नहीं दिया जाता है, करेक्ट? तो ऐसे केस में आपका जो मामला आ रखा है, आप उसमें अब वो सूट फाइल करना चाहते हो, सूट फॉर रिकवरी ऑफ द एरियर अमाउंट, सूट फॉर रिकवरी ऑफ द पेंशन अमाउंट, ये भी आप फाइल है जो कर सकते हैं। तो आप जो भी कंसर्न है एक बार उसको उस वे में डील तो करो। आपको नहीं पता तो अपने सीनियर से जाके बातचीत करना, सीनियर नहीं तो कोई और पर्सन जो ऐसे मैटर को डील करता है, बिंदास जाके मिल लो उनसे। ठीक है? हाँ सर, वो ग्रेजुएटी की जो अमाउंट थी ना, वो नहीं मिली थी, वो मैंने नोटिस भेज दी, वो कलेक्टर ऑफिस तो वगैरह, तो ये वो ये उनकी। पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, ये प्राइवेट डिस्प्यूट है। उस केस में हाँ तो क्या जी। था, 1000+ लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी। आप वाले केस में सिर्फ आपके क्लाइंट को ग्रेचुटी नहीं मिली है। वो ओके, ये मेरे वाले क्लाइंट का तो मैटर हो गया सेट, लेकिन अदर भी जो टीचर्स है सर, उनको उनकी भी वही प्रॉब्लम है सर, वही मेरे। तो फिर अगर ऐसे कुछ है 5-10 लोग, तो फिर आप उस मैटर को क्या कर सकते हैं, इसमें ले जा सकते हैं। हाँ जी, वही यही सर। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं सर उम्मीद सर करता हूँ कि सर एक आज का छो, सेशन आप हेलो लोगों के लिए सर। यूजफुल है जो रहा होगा। सर एक छोटा सर सा एक क्वेश्चन छोटी सर, सी दो रिक्वेस्ट। लाइन का क्वेश्चन है बस, सर देख लीजिएगा। अनीक जी बोलिए, क्या कंसर्न है? हेलो सर। हाँ जी, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक बार मेरे फादर आपसे बात करना चाहते हैं। आप मेरे को डरा रहे हो? नहीं सर। कराइए एक प्लीज। बार बात करो सर। नमस्कार भाई साहब। सादर नमस्कार सर। कैसे हो सर? ऑल परफेक्ट सर, ऑल परफेक्ट। भाई साहब, मैं सर एडवोकेट अजय शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट से सर। मैं अन्नी का फादर हूँ सर मैं। अरे मैंने कहा ना, सीएम मेरे को डराना चाह रहे हैं। मैं भाई साहब कई बार गुड़िया से सुनता था आपके बारे में कि ऐसे शर्मा का, मैं बात मेरी जरूर करूंगा भाई साहब से, मैं पक्का। सर ये मेरा सौभाग्य है सर। और जी अब चूंकि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आप तो सर लाइव क्लास में ये कमिट कीजिए कि नेक्स्ट एपिसोड में एक आपके साथ कर लूँ सर। सर, आई हैव प्रैक्टिस अबाउट देन 27 ईयर सर। दैट्स रियली अमेजिंग सर, ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है सर।
और सर क्रिमिनल है, मैं एडवोकेट हूँ। कोई भी सर किसी प्रकार की किसी बच्चे को कुछ भी चाहिए सर, तो एक बार आप आवाज करें, मैं आई ऑलवेज अवेलेबल विद यू सर एट एनी टाइम 24 मल्टीप्लाई बाई 7 days। तो नाइस ऑफ यू सर। अच्छा, लास्ट वाली लाइन काफी अच्छी बोली आपने, 24/7 मल्टीप्लाई 365 डेज। along with 365 days सर। अच्छा, along with 365 days। वेरी नाइस सर, मैं वेरी सर टोटल मेरे पास जो क्रिटिकल क्रिमिनल केस है ना सर, वो होते हैं मेरे पास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के सर। दैट्स अमेजिंग। अनिल जी, आप मेरे को मैसेज डालना सर के नंबर के साथ में, सर से व्यक्तिगत रूप से बात जरूर करना चाहूंगा, है ना? सर बिल्कुल सर। ओके मैं साहब आपसे एक कांग्रेचुलेशन और देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया सर। जो AIB का पेपर है सर, आपके कारण क्लियर हुआ इसका। हाँ, बट सर उसकी तो मिठाई नहीं पहुंची ना। वो सर पहुंच जाएगी क्लियर के जरिए। चलिए, बिल्कुल सर। क्योंकि इसके सर दिल्ली IPC में मेरे ख्याल 97 नंबर थे, तो जब सारे कॉलेज वाले, आपके फादर जो है ना क्रिमिनल एडवोकेट है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के, इस कारण क्या नाम है नंबर आए हैं। मैंने एक बात कही थी कि मैंने एक सिंगल डे भी नहीं पढ़ाया था सर इसको मैंने। ओके, बट ओ आप ये सर नहीं कहा ना कि लिंकिंग लॉ से पढ़ी है। आपने हमारा और कभी भाई साहब दिल्ली आओ तो मिलो जरूर सर, आओ बिल्कुल मेरे सर, पास। बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य। और थैंक यू सो मच। आपका नहीं सर, मेरा भी सौभाग्य होगा सर, बहुत अच्छा। अरे सर, बहुत सर बहुत प्यारे इंसान क्रिमिनल हैं। के बारे में सर किसी बच्चे को कोई भी अगर किसी प्रकार की क्वेरी है सर, ऑलवेज अवेलेबल सर। सर केवल आपका गुड़िया बता दे मुझे। सर आपका शुभ नाम सर? एडवोकेट अजय शर्मा नाम है सर मेरा। थैंक यू सर। फोन नंबर और नोट कर लो मेरा 9050 वकील हो सर, पक्के वाले एकदम। सर 9050 44 444 6910 सर। ये पर्सनल नंबर है सर मेरा, ऑफिस का नहीं है। अनी जी, कोई भी अपना केस रेफरेंस आता है तो है ना, ये मत सोचना पापा है, बिंदास अपना कमीशन ले लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ। और केस आएगा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सर एक बार प्लीज नंबर रिपीट करेंगे क्या? ले कर रहे हैं, तो इसमें पापा से भी कमीशन लेना पड़े तो ले लेना आपने, इसमें कोई नुकसान सर एक नहीं बार है। नंबर रिपीट करिएगा प्लीज। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, 9050 जी 44 44 6910 सर। 6910। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अगर कोई भी मेरा बच्चा बेटा, आप रात को 2 बजे ही मुझे फोन करोगे तो कोई टेंशन मुझे नहीं होगी। ये ठीक है सर, मैं आपसे आज ही डाउट क्लियर करूंगा फोन ही अपना। बंद करा देगी। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई लव सो मच अजय सर, बहुत बहुत प्यारे इंसान है सर आप। थैंक यू सो अरे मच। साहब, अरे सर। थैंक यू। हाँ जी, अब किसी का सर एक क्वेश्चन। पूछो। सर वो मैसेज पे रिप्लाई नहीं आया सर, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। रिमाइंडर डालो। सर हेलो। ओके जी। हाँ जयवर्धन जी, बोलिए सर। सर मैं बोला था, आपने जो लास्ट डेट पे जो असाइनमेंट दिया था ना सर, 138 एप्लीकेशन का, अपील का, हाँ, वो सर मैंने अपील का ड्राफ्ट एक बार ना आपको अभी टेलीग्राम पे भेज दिया है। आज ही सर ने रिमाइंडर डाल देना अगर मैं नहीं देख पाया हूँ तो, ठीक है? मैंने हाँ अभी जस्ट भेजा है आपको, बाकी एक बार रिमाइंडर और डाल दूंगा मैं आपको। सर मेरा एक रिमाइंडर 24 घंटे बाद डालना। ओके सर। सर मेरा चलो एक छोटा सा डाउट बता दीजिएगा सर, 1 मिनट का है बस। देख रहने दे सुबह तक, समझा कर सर पूछिए। प्लीज सर, जैसे डेथ को 2 साल हो चुके हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमारे पास PM रिपोर्ट है, उसके साथ साथ गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, बस यही है सर। ज्यादा से ज्यादा एफिडेविट डिमांड कर सकता है कि भाई आपका जो केस है 2 साल तक आप इस कारण से जो है अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो एक अलग कंसर्न। गवाहों की कोई नीड नहीं है। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया, वो अपना में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करने के लिए गवाह अलग से क्यों चाहिए? ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में मजा आया होगा। आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे करो। सर टी शर्ट के साथ हुआ है ना सर आज? देखो, टी शर्ट जो जोधपुर आया था उसको मैंने दे दिया ईमानदारी से, ठीक है? हाँ, हमें नहीं मिली सर, मेरे को नहीं मिली है। आपको नहीं मिला? बिल्कुल। अरे दीप्ति जैन मैम ने तो बिल्कुल ही सरप्राइज जल्दी कर दिया। मुझे लगा मजाक करे, सच में अगले दिन आ गए थे। रियली मतलब बिग सरप्राइज फॉर मी। आप हो गए रिकॉर्डेड वीडियो वाली कैंडिडेट थे। सर, अभी एक सेशन और कर लीजिए सर। एक शुभारंभ और करूं मैं टी-शर्ट के लिए? ऑफलाइन वाला सर, ऑफलाइन वाला। हाँ, वो भी करेंगे सर, वो दिल्ली में होगा।
सर मेरा एक जी एक्सक्यूज मी सर। सर सर मेरा एक 302 से रिलेटेड एक पॉइंट था। हम्म। अब मेरे पास एक केस आया है सर। तुम लोग कल की वसूली कर रहे हो ना, 2 दिन क्लास नहीं हो इसकी ना, मैं समझ नहीं रहा सर, हूँ। एक थोड़ा Yes, जरूरी please, जरूरी जरूरी पॉइंट है सर, एक इससे रिलेटेड 302 का सर 7 तारीख है उसकी। बताइए। तो उसमें सर जो पीपी साहब हैं हम्म। वो कुछ तब परेशान कर रहे हैं सर एग्रीड पार्टी को। मतलब केस चार्जशीट पुलिस ने एकदम बहुत बढ़िया आईओ साहब ने बनाई है। हम्म। और गवाह वगैरह भी मजिस्ट्रेट के सामने 2-3 करवा के और अच्छे से, और जो फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह होते हैं सारे क्लियर करके। मेन वाइफ का उसका डेथ का केस है बाय हस्बैंड। और उसमें उस इंटॉक्सिकेशन का था, और कुछ पराई लड़कियों के साथ में के जो थे वो भी उन्होंने सब टेलीफोन से निकाल के एविडेंस वगैरह, तो काफ़ी चार्जशीट बनी है। अभी उन्होंने उसमें जो गवाह थे जेन्यून, उसमें उन्होंने कुछ उनके साइड के भी जो गवाह थे 2-3, वो मैनिपुलेट हो रखे हैं। तो जो एग्रीड पार्टी है उन्होंने मेरे से सेकंड ओपिनियन लिया था, नोन है, थोड़े से रेफरेंस पे आए थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो पीपी साहब हमको अभी तंग कर रहे हैं, बेसिकली उनके जो एक्यूज्ड है उसके चाचा जी की गवाही उसमें एज ए विटनेस थी। पुलिस के सामने तो गवाही वो चलेगी नहीं। तो अभी पीपी साहब को बोलने के बावजूद भी एग्रीड पार्टी की, सर इनकी गवाही मत कराइए, आपके हाथ में है, आप नहीं कर डिनाई कर सकते हैं। बट उन्होंने वो पेशी करवा दी। तो अभी अगली तारीख को उनकी गवाही है, तो वो ये डर रहे हैं कि अगर उनके चाचा हैं तो ऑब्वियसली लड़के के हाथ में गवाही करनी है, भी पुलिस ने जबरदस्ती ले लिया या मैंने लिखित में दिया नहीं है, इन्होंने अपने आप से ये सब कर लिया। तो देखो सर, वो इसका एक बोल ही आंसर है, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। हाँ जी सर। इसका एक ही आंसर है, अपने उन गवाहों को बोलो हॉस्टाइल हो जाओ कोर्ट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है हॉस्टाइल होना। आप लोगों को याद हो तो मैंने केस डिस्कशन कराया भी था आप लोगों को। उसमें क्या होता हम्म, है, अगर ऐसा कोई मामला है जो आपने जोश जोश में करा दिया, बाकी आप उसको कंटिन्यू नहीं कराना चाहते, या किसी कारण से आपको लगता है कि इससे घर की बदनामी हो रही है, वॉट एवर द केस में भी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बिकम हॉस्टाइल। ठीक है। और ऐसे केस में बोलो कि साहब उस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसमें क्या कहा था, या फिर हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो मेरे द्वारा साइन नहीं थी, ऐसा कुछ भी जो आपको लगे, जो अपने आप इफेक्ट ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं हो। तो आपके गवाह के पास हॉस्टाइल होने के अलावा, एक सेकेंड अभिषेक जी, आपके गवाह के पास हॉस्टाइल होने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीपी तो अपना काम करेगा, पीपी परेशान नहीं कर रहा है, पीपी अपना काम कर रहा है वहां पे। नहीं सर, वो तो लड़के की तरफ से है ना, उनके चाचा जी। हाँ जो लड़की के जो रिलेटिव्स हैं जो मेरे नोन हैं, वो चाहते हैं कि उसके चाचा जी की गवाही ना हो। वो पीपी साहब का गए भी थे मिलने के लिए कि सर इनकी गवाही आप मत कराइए, इन्होंने तो लड़के के फेवर में देनी है जो मर्डरर है, तो ये हमारे अगेंस्ट में जाएगी। तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरे वो हाथ तो में पहले स्टेटमेंट आ रखा होगा ना, पीपी नहीं करेगा, सामने वाला वकील बोलेगा कि साहब इसको स्टेटमेंट लाया जाए इसका। पहले तो स्टेटमेंट दे दिया ना उसने पुलिस अच्छा, को या। बेसिकली मतलब अगर पीपी साहब जिन गवाहों की वे नहीं कराना चाहते पेशी, तो अपोजिशन वाला जो वकील है वो करवा सकता है, जो डिफेंडेंट वाला है। सर अगर उसका स्टेटमेंट 164 में आ रखा है, आपने जैसा आपने कहा, हाँ जी, हाँ जी, 164 के बिल्कुल। स्टेटमेंट को तो सामने वाली पार्टी यूज करेगी ना। आप 145 को भूल रहे हो, 145 में मेंशन किया हुआ ना कि आप जो प्रीवियस नहीं, लेकिन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में तो उन्होंने सही दिया था, मतलब कि लड़की के फेवर में दिया था, जो रिटर्न स्टेटमेंट है। हाँ, तो अभी क्या हॉस्टाइल हो रहे हैं क्या वो? हाँ, अभी वो एक तरह से लड़की वालों पार्ट, लड़की के लिए बात तो हॉस्टल हो वो रहे रोकने हैं। से नहीं रुकेंगे वो तो ओके। गवाह पीपी वो लाएगा इसमें, क्या पीपी का रोल है यहाँ पर ये। तो इस केस में ओके। आप अगर बाई चांस को नहीं, आप पीपी से रिक्वेस्ट कर लो, कैसे केस के अंदर है कि भाई सर ये इसको अगर आपने अभी तक पेश नहीं किया है तो डिफेंडेंट को करने देना, आप मत पेश करो, चलो ये उससे रिक्वेस्ट कर लो। तो वो हाँ, आपको मतलब तो बेसिकली उसे परेशान रिक्वेस्ट कर कर रहा है, तो सकते वो हैं। वाला वर्डिंग थोड़ा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है सर। नहीं, वो तो पहले भी एक गवाही उन्होंने मामा जी की भी करवा दी थी, उनको बोला था कि देखो मत सर क्या करवाइए। एग्जैक्टली फैक्ट्स है वो तो अपन यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट जितना मैं समझ पा अच्छा। रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई भी आपकी लड़की की साइड का कोई गवाह था जो बदल चुका है, और आप नहीं चाहते वो कोर्ट में आए, और ये आप हाँ रिक्वेस्ट जी, पीपी से करना चाहते हैं, तो आपको पीपी से पर्सनलाइजिंग में ये बात है जो बतानी पड़ेगी कि सर ये हमारे लिए एविडेंस फेवर का नहीं हो सकता। पीपी के पास इतना सा दिमाग होगा कि वो जानबूझ के अपना केस नहीं बिगाड़ेगा। ओके, ओके। अनलेस ही इज सेटल्ड। ठीक है सर, हाँ, सेटल्ड का मतलब और सर इसमें चेंज नहीं कर सकते, ऑप्शन होती है कुछ के, मतलब जैसे कोई प्राइवेट वकील करना है या पीपी साहब को कुछ अगर चेंज करना है तो ऐसे। शिकायत कर सकते हो सर आप डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, बट मैं ओके। वो चीज़ आपको शायद थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा। उसका जो रिजल्ट आता है वो मेरे साथ नेगेटिव पड़ जाता है। आप हाँ जी। पीपी के साइड में अपना एक वकील असिस्ट करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर लो। ओके, ओ- विक्टिम का एक एडवोकेट जो है वो पीपी को असिस्ट करने के लिए दो,
क्योंकि आप बीपी की शिकायत करोगे, वो दूसरा वाला बीपी वो पहले वाले खुन्नस और निकालता है जी, है ना। कम्युनिटी के हिसाब से उसमें साथ में रहते हैं तो ओके सर, मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। मिलते हैं नाइट कल, सर। गुड कल नाइट मिलते हैं सर। फिर एक नई एपिसोड के गुड साथ। नाइट सर, गुड नाइट टू एवरीवन। अब तुम लोग थैंक यू थोड़ा सो सा मच है ना सर। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बता दो, दुनिया वालों को बताते नहीं हो, खुदगर्ज सेल्फी स्वार्थी इंसान बनते जा रहे हो, ठीक है। सर हाई कोर्ट तक तो बात पहुंच गई आपकी। दिल्ली और हाई आगे कोर्ट बढ़ाओ, तक तो बात। चलो जी, बाय बाय। थैंक यू।